चलिए मेरे प्यारे बच्चों, आज का जो हमारा टॉपिक है दैट इज ए सेकंड चैप्टर, मतलब थर्ड पेपर का आज हम सेकंड चैप्टर लेकर आए हैं। फर्स्ट चैप्टर अगर नहीं देखे हो तो आई बटन में लिंक मिल रहा है, आप जाकर कंप्लीट वीडियो देख सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। सेकंड चैप्टर में हम क्या पढ़ेंगे। अगर आप फर्स्ट लेक्चर नहीं देखे हैं, मतलब फर्स्ट चैप्टर अगर आप नहीं पढ़े हैं तो ये चैप्टर आपको कुछ कम समझ में आएगा, क्योंकि एक दूसरे से जस्ट रिलेटेड है। जो चीज़ें हम वहाँ पर बता चुके हैं वो चीज़ें यहाँ पर यूज होने वाली हैं। बेसिकली कैसे इलेक्ट्रॉन्स पेयर होते हैं और बार बार उसको एग्जैक्टली उसी प्रकार से एक्सप्लेन करना पॉसिबल नहीं हो पाएगा, तब वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा होगा। और एक चीज़ ये है कि जो चीज़ हम वहाँ पर पढ़ा चुके हैं बार बार बताएंगे, ये भी ठीक नहीं। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज हम पढ़ेंगे सेकंड चैप्टर, तो हेडिंग डालेंगे सेकंड चैप्टर का नाम पहले लिख लेंगे। सेकंड चैप्टर इज स्पेशल पर्पस डायोड। स्पेशल पर्पस डायोड सेकंड चैप्टर हमारा स्पेशल पर्पस डायोड। हम इसमें क्या पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले आप पढ़ोगे जेनर ब्रेकडाउन क्या होता है, एवलांचे ब्रेकडाउन क्या होता है, जो कि हम ऑलरेडी आपको फर्स्ट चैप्टर जब पढ़ा रहे थे तो उसमें जेनर ब्रेकडाउन एंड एवलांचे ब्रेकडाउन के बारे में आपको डिस्कस किया गया था। वहां पर जाने के बाद आपको पता चलेगा, जो बच्चे देखे होंगे उनको पता होगा कि जेनर ब्रेकडाउन एंड एवलांचे ब्रेकडाउन होता क्या है, यहां पर भी बताया जाएगा, डोंट वरी। फिर हम पढ़ेंगे जेनर डायोड के बारे में। आफ्टर इट हम पढ़ेंगे टनल डायोड भी पढ़ेंगे यहां पर। और जो जेनर डायोड होता है वो वोल्टेज करंट के रूप में किस प्रकार यूज किया जा सकता है, एंड जो हमारा जेनर डायोड है वो वोल्टेज रेगुलेटर के रूप में किस प्रकार यूज किया जाएगा। फिर हम पढ़ेंगे टनल डायोड के बारे में। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप पढ़ लेंगे, हेड डालेंगे एवलांचे ब्रेकडाउन। एवलांच ब्रेकडाउन क्या होता है। हमने आपको बताया था कि जब कोई पीएन जंक्शन डायोड किसी रिवर्स बायस में होता है, जब कोई पीएन जंक्शन डायोड किसी रिवर्स बायस में होता है तब क्या कंडीशन क्या होती है, पहले ये समझेंगे फिर हम आगे चल रहे हैं। जब हम सबसे पहले देखते थे कोई पीएन जंक्शन डायोड हुआ करता था, ये कोई हमारा पीएन जंक्शन डायोड हुआ करता था, दैट इज ए पी, दैट इज ए एन। पी में क्या होंगे, होल्स होंगे, एन में क्या होंगे, इलेक्ट्रॉन्स होंगे। ठीक, इसमें हमारे इलेक्ट्रॉन्स होंगे। एंड एक्चुअली होता क्या है, जब हम इसे रिवर्स बायस में जोड़ते हैं, पहले तो क्या करोगे आप, पॉजिटिव एंड निगेटिव जब साथ साथ रखोगे पी और एन को, तो क्या होंगे, जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो पॉजिटिव की तरफ अट्रैक्ट होंगे, और जब पॉजिटिव होगा मतलब जो होल होगा वो इलेक्ट्रॉन की तरफ जाएगा, मतलब शिफ्ट होता है होल। इलेक्ट्रॉन इधर से इधर आएंगे, इसको क्या किए, न्यूट्रल बनाए इसको, एंड इधर आ गया हमारा होल। इलेक्ट्रॉन ये वाले इधर आ गए यहां पर, एंड जहां से आए वहां पर एक होल बच गया, एंड यहां से इलेक्ट्रॉन यहां पर आ गए, यहां पर क्या बच गया, होल। यहां से यहां आ गए इलेक्ट्रॉन, यहां बच गया ऐसे होल। ऐसे जितने पॉसिबल होते हैं वो इलेक्ट्रॉन्स आ जाते हैं। तो यहां पर देख पा रहे हैं एक इलेक्ट्रॉनों का लेयर बन जाता है, एंड होल का एक लेयर बन जाता है, जो कि यहां पर निगेटिव चार्ज शो करता है और यहां पर पॉजिटिव चार्ज शो करता है। ठीक, आगे हम देखेंगे जब ये इस प्रकार से शो करता है तो ये लेयर जो होती है, लेयर हमारी कहलाती है डिप्लेशन लेयर, और ये जो रीजन है दैट रीजन इज नोन एज डिप्लेशन रीजन। ये हमारा डिप्लेशन रीजन कहलाता है। एंड ये हमारा पोटेंशियल बैरियर होता है, कितना पोटेंशियल में अंतर आ रहा है, दैट इज नोन एज पोटेंशियल बैरियर। जो अंतर हो रहा है दैट इज ए पोटेंशियल बैरियर, और ये हमारा हाइट ऑफ पोटेंशियल बैरियर बोला जाता है। वो सब कुछ आप पढ़ चुके हैं। तो एग्जैक्टली हो क्या रहा है कि इधर जब पॉजिटिव हो रहा है इधर निगेटिव हो रहा है, एक समय ऐसा आएगा कि इलेक्ट्रॉन्स इधर आने बंद हो जाएंगे। क्यों बंद होंगे, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स जब आएगा, ये इलेक्ट्रॉन्स ऑलरेडी इधर हैं तो इलेक्ट्रॉन में रिपल्सन होता है, क्योंकि इधर बहुत ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स हो चुके हैं। जब रिपल्सन होगा और होल्स ऑलरेडी से खींच जाता है, होल से ये खींच लेगा इसे, तो होल से ये खींच लेगा, इसलिए पुनः इसे में आ जाएंगे। आफ्टर इट कुछ ऐसा टाइम होगा जहां पर ये जाकर रुक जाते हैं और इस पी में नहीं आ पाते हैं। हम इसे क्या किए, रिवर्स बायस में जोड़े थे। कभी भी आप ध्यान दीजिएगा, चाहे जेनर ब्रेकडाउन हो चाहे वो एवलांच ब्रेकडाउन हो, दैट इज आल्सो पॉसिबल इन ओनली रिवर्स बायस।
फॉरवर्ड बायस में नहीं होता है। हमने आपको बताया क्या होता है, अभी आप एग्जैक्टली फिर से देख लोगे। हम इसे क्या करते हैं, रिवर्स बायस में जोड़ते हैं। रिवर्स बायस का मतलब क्या है कि पॉजिटिव टर्मिनल को मतलब P को हम किससे जोड़ेंगे, बैटरी के निगेटिव टर्मिनल से, एंड N को जो कि हमारा निगेटिव चार्ज होता है, इलेक्ट्रॉन्स जिसमें है, उसे हम किस में जोड़ेंगे, बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से। फॉरवर्ड में क्या होता था, पॉजिटिव को पॉजिटिव से मतलब P को पॉजिटिव से, N को निगेटिव से जोड़ते थे। बट इसमें जस्ट चेंज है, P को हम बैटरी के निगेटिव टर्मिनल से एंड N को हम बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से जोड़ देते हैं। मान लो कोई V वोल्ट की बैटरी हमने लगा दी, फिर अब होगा क्या, ये पॉजिटिव टर्मिनल है तो क्या करेगा, पॉजिटिव टर्मिनल इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करेगा एंड ये निगेटिव टर्मिनल होल को अट्रैक्ट करेगा। सबसे पहले ध्यान दीजिएगा, ये पॉजिटिव टर्मिनल इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करेगा और ये निगेटिव टर्मिनल होल को अट्रैक्ट करेगा। तो फाइनली रिजल्ट क्या आएगा, रिजल्ट ये होगा कि जितने भी इलेक्ट्रॉन्स होंगे ये बाहर की तरफ शिफ्ट होंगे, मतलब ये इसमें खिंचाव होगा, ये बाहर की ओर खिंचा होगा और इसमें अंदर की ओर खिंचा होगा। तो मतलब कुछ ऐसा बना लेंगे। यहां पर हमारी डिप्लेशन लेयर थी, ये हमारी डिप्लेशन लेयर थी। तो जो यहां पर इलेक्ट्रॉन्स थे ये पॉजिटिव टर्मिनल इसे खींच लेगा तो इलेक्ट्रॉन्स किधर शिफ्ट हो जाएंगे, इधर शिफ्ट हो जाएंगे। जितने भी इलेक्ट्रॉन्स होंगे हमारे इधर शिफ्ट हो गए, ठीक, जितने भी इलेक्ट्रॉन्स थे वो बाहर की ओर शिफ्ट हो गए। एंड होल जो होंगे, होल निगेटिव टर्मिनल से खींचे जाएंगे, अट्रैक्ट कर लेगा, होल हमारे इस साइड अट्रैक्ट हो गए, जितने भी होल्स थे। तो देख पा रहे हैं डिप्लेशन लेयर पे बाहर की ओर एक खिंचाव उत्पन्न हो रहा है, एक खिंचाव उत्पन्न हो रहा है, जिसके कारण ये डिप्लेशन लेयर चौड़ी हो जाएगी, डिप्लेशन रीजन ज्यादा हो जाएगा। मतलब आफ्टर सम टाइम जब हम रिवर्स बायस से जोड़ते हैं तो डिप्लेशन लेयर यहां से हटके कुछ यहां पर पहुंच जाती है। ये रहा, ठीक, यहां से हटके यहां पर पहुंच जाती है। अब क्या होगा, अब यहां पर होता क्या है, करंट फ्लो करने के लिए कुछ ऐसा भी कंडीशन होगा, क्योंकि आप देख पा रहे हो पी में क्या पूरे होल्स ही नहीं होते, कुछ चार्ज कैरियर इलेक्ट्रॉन भी होते हैं, लेकिन यहां पर जो लिया जाता है दैट इज ए मेजर चार्ज कैरियर, जो मेजर होते हैं। पी में मेजर चार्ज कैरियर क्या है, होल्स है, इसलिए यहां पर होल्स लिया गया। एन में मेजर चार्ज कैरियर इलेक्ट्रॉन्स है, इसलिए यहां पर इलेक्ट्रॉन्स लिया गया। बट इसमें भी कुछ होल्स होते हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं होते, इसमें भी कुछ होल्स होते हैं और इसमें भी कुछ इलेक्ट्रॉन्स ऑलरेडी रहते हैं, ठीक, ऑलरेडी इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं। तो जब हम इसे रिवर्स बायस में जोड़ेंगे, डिप्लेशन रीजन बहुत ज्यादा हो गया, डिप्लेशन रीजन बहुत ही ज्यादा हो गया। अब देख पा रहे हैं ना, डिप्लेशन रीजन ज्यादा हो गया। जब डिप्लेशन रीजन ज्यादा हो गया तो होगा ये कि इस इलेक्ट्रॉन को इस डिप्लेशन रीजन को मतलब डिप्लेशन लेयर की विड्थ को पार करके उस साइड एन में जाने के लिए क्या होगा, कुछ इलेक्ट्रॉन्स, कुछ ज्यादा काइनेटिक एनर्जी की आवश्यकता होगी, क्योंकि ये निगेटिव चार्ज है। जितने भी इलेक्ट्रॉन्स होंगे ये इधर जाने की कोशिश करेंगे, होल्स बाहर की ओर आने की कोशिश करें, इलेक्ट्रॉन्स बाहर की ओर जाने की कोशिश करेंगे। जब निगेटिव से आप जोड़ेंगे तो इलेक्ट्रॉन्स क्या होंगे, बाहर जाने की कोशिश करेंगे। तो यहां से हट करके इलेक्ट्रॉन्स कहां शिफ्ट हो जाएंगे, कुछ यहां पर शिफ्ट हो जाएंगे इलेक्ट्रॉन्स, क्योंकि ये बाहर जाने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसा नहीं एक दो ही है, और भी होते हैं, हम समझाने के लिए बता रहे हैं। ये इधर की तरफ शिफ्ट होंगे और होल्स जो होंगे ये बाहर की ओर शिफ्ट हो जाएंगे। एंड इधर क्या कंडीशन होगा, इधर इलेक्ट्रॉन खिंच जाएंगे पॉजिटिव टर्मिनल से एंड जो होल्स होंगे वो इधर आ जाएंगे। मान लो होल्स जो है इधर आ जाएंगे, फिर क्या होगा, अब ये इलेक्ट्रॉन इधर तो जा नहीं सकता, ये इलेक्ट्रॉन इधर तो जा नहीं सकता, कारण है क्योंकि डिप्लेशन रीजन आपका ऑलरेडी ज्यादा हो चुका है, विड्थ ऑफ डिप्लेशन लेयर बहुत ज्यादा हो चुका है, तो इसको ज्यादा काइनेटिक एनर्जी की आवश्यकता पड़ेगी, ज्यादा काइनेटिक एनर्जी की आवश्यकता पड़ेगी। आप जानते हो जब आप फॉरवर्ड बायस पढ़ रहे थे तो डिप्लेशन रीजन जो था 0.7 वोल्ट था,
पोटेंशियल बैरियर वहां पर, तो उसके पोटेंशियल बैरियर के बराबर तक जब हम उसको एक एक्सटर्नल बैटरी का सोर्स लगाते थे तब आसानी से डिप्लेशन रीजन ही हमारा खत्म हो जाता था। मतलब एक प्रकार से वो अंदर की तरफ फोर्स लगाता था और डिप्लेशन रीजन वहां पर जाकर खत्म हो जाता, आसानी से सभी इलेक्ट्रॉन्स जितने भी थे आदान प्रदान होने लगते थे और करंट फ्लो होने लगता था। बट यहां पर ऐसा कुछ भी नहीं है। यहां पर आपको इलेक्ट्रॉन को यहां से यहां तक पहुंचाने के लिए बहुत ज्यादा वोल्टेज की आवश्यकता होगी, तभी तो इसकी काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होगी। आप करोगे क्या, वोल्टेज बढ़ाओगे, वोल्टेज को इंक्रीज करते चले जाओगे, 1 वोल्टेज 2 वोल्टेज 3 वोल्टेज 5 वोल्टेज 10 वोल्टेज जैसे इंक्रीज करते चले गए तो नियरली ये इक्वल टू अगर आप पहुंचा दिए, जैसे जैसे वोल्टेज बढ़ाओगे होगा क्या, वोल्टेज बढ़ाओगे तो इधर डिप्लेशन लेयर भी बढ़ेगा, डिप्लेशन रीजन बढ़ेगा। क्यों? क्योंकि जितना ज्यादा वोल्टेज होगा उतनी तीव्र से इनको खींचेगा, उतने ज्यादा पावर लगा के इनको खींचेगा। मतलब अगर कम वोल्ट का यहां पर बैटरी लगा दे तो ये जो शिफ्टिंग हुई है कुछ यहां तक होगी, डिप्लेशन रीजन कुछ यहां पर बनता, लेकिन वोल्ट हमने ज्यादा कर दिया, डिप्लेशन रीजन यहां पर बन गया। और ज्यादा करिए, डिप्लेशन रीजन यहां पर आ जाएगा, और ज्यादा करिए कुछ यहां पर आ जाएगा, और एक समय ऐसा आएगा दैट इज ए लिमिट, उसके बाद ये नहीं बढ़ सकता, दैट इज इम्पॉसिबल। और इधर आप देख पा रहे हो डिप्लेशन रीजन भले बढ़ रहा है, वोल्ट बढ़ा रहे हो तो इलेक्ट्रॉनों की काइनेटिक एनर्जी भी बढ़ रही है, वोल्ट बढ़ा रहे हो इलेक्ट्रॉनों की काइनेटिक एनर्जी भी बढ़ रही है। ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि निगेटिव टर्मिनल पॉजिटिव को तो उतनी ही तीव्र गति से खींच रहा है और इलेक्ट्रॉनों को उतनी ही काइनेटिक एनर्जी देने का कार्य कर रहा है, प्रेशर लगा रहा है एक प्रकार से। जैसे मान लो ये निगेटिव है, जितना आप इसे बढ़ाओगे पॉजिटिव को उतना खींचेगा और निगेटिव को उतना दूर करेगा, तो वही कार्य भी कर रहा है। जैसे आप चुंबक देखो, मैग्नेट का यस सिरा जितना ज्यादा स्ट्रांग करते चले जाओगे यन सिरे को उतनी तेजी से खींचेगा। कोई यन सिरे का अगर चुंबक होगा बट कोई यस सिरे का होगा तो उतनी ही तीव्र से वो प्रतिकर्षित करेगा। जस्ट इसमें भी है, निगेटिव है, जितना ज्यादा आप वोल्टेज इंक्रीज करोगे पॉजिटिव जो होल्स हैं उसे उतनी ही प्रेशर से ये खींचेगा, बट जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उन्हें क्या करेगा, रिपेल करेगा। ये रिपेल करता जा रहा है और डिप्लेशन रीजन भी बढ़ती जा रही है, तो एक समय ऐसा आएगा कि ये लिमिट हो जाता है। और जैसे ही पूरा लिमिट होता है, लिमिट होने के बाद क्या होता है, और भी आप बढ़ा दिए, लगभग मान लेते हैं, सबके लिए वेरी करता है अलग अलग, 20 वोल्ट जो हम यहाँ पर एक्सटर्नल बैटरी सोर्स लगाए, मान लो 20 वोल्ट हो गया, तो क्या होगा, जब ये 20 वोल्ट हो गए ये तो अब रीजन बढ़ेगा नहीं, तो इलेक्ट्रॉनों के पास इतनी काइनेटिक एनर्जी आ जाती है कि ये तुरंत इस डिप्लेशन रीजन को पार कर जाते हैं और वहीं पर कार्यक्रम शुरू होता है, एवलांच मेथड वहीं पर लगता है। जब ये पार कर रहे होते हो तो इनके पास इतनी ज्यादा एनर्जी होती है क्योंकि आप ऑलरेडी बहुत ज्यादा वोल्टेज लगाए हो, इनके पास बहुत एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी होती है और बहुत ही तीव्र गति से मूव करते हैं। जब ये तीव्र गति से मूव कर रहे होते हैं, इधर तो हमारा फ्री इलेक्ट्रॉन, इधर फ्री होल है, इधर रीजन में कहीं फ्री इलेक्ट्रॉन है नहीं लेकिन बैलेंस इलेक्ट्रॉन है। बैलेंस इलेक्ट्रॉन तो होंगे, क्रिस्टल स्ट्रक्चर तो ऐसा है नहीं क्रिस्टल स्ट्रक्चर ही दूर भाग गया हो। सिर्फ जो चार्ज कैरियर है, मतलब फ्री इलेक्ट्रॉन्स एंड होल्स जो हैं वो अलग अलग आपको शो हो रहे हैं, वो एक तरफ शिफ्ट हो रहे हैं, बट इधर आपके वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होंगे, इधर आपका कोवेलेंट बॉन्ड से बंधा हुआ इलेक्ट्रॉन होगा। मान लो यहां पर सिलिकॉन का अगर क्रिस्टल रहा होता तो यहां पर भी तो कुछ इलेक्ट्रॉन्स बंधे होते इससे, ये ऐसे, उसके बाद इससे कोई अलग हो रहा होता, उससे ये कोवेलेंट बॉन्ड द्वारा बंधे होते, ऐसे कुछ बैलेंस बॉन्ड बनाए रहते हैं। तो जब ये इलेक्ट्रॉन पार कर रहा था तो इस बीच में रीजन, इस रीजन चाहिए रीजन दोनों में से आने वाले सभी बैलेंस इलेक्ट्रॉनों को क्या करेगा, मुक्त कर देगा। मतलब ये जितने भी रीजन हैं इनके बीच में आने वाले सभी बैलेंस इलेक्ट्रॉनों को क्या करेगा, वो मुक्त कर देगा। तो यहां पर जब बैलेंस इलेक्ट्रॉन्स मुक्त होंगे तो क्या होगा, ध्यान समझिएगा, बैलेंस इलेक्ट्रॉन्स मुक्त होंगे तो उधर होल्स भी क्रिएट होगा। जहां से इलेक्ट्रॉन निकले, मान लो यहां से अगर इलेक्ट्रॉन निकला तो इलेक्ट्रॉन निकलने के बाद इधर होल्स क्रिएट हो गया। तो ये अब ये एक इलेक्ट्रॉन, जैसे एक इलेक्ट्रॉन गया, ये मान लो कोई इलेक्ट्रॉन था, एक इलेक्ट्रॉन इधर से आ रहा है, दोनों टक्कर खाए, टक्कर खाने के पश्चात कैसे हो जाएंगे,
दोनों टकराने के बाद इधर गए। अब दो ये गए, दो अलग से टक्कर खाएंगे, दो और को रिमूव करेंगे। चार लोग चार अलग अलग से टक्कर खाए, कुछ 8 को रिमूव किए, 8 16 को रिमूव किया, 16 32 को रिमूव किया। इसी प्रकार एक इलेक्ट्रॉन कई सारे इलेक्ट्रॉनों को रिमूव कर देते हैं। तो ऐसे कई इलेक्ट्रॉन होंगे जो कि और कई सारे बैलेंस इलेक्ट्रॉनों को रिमूव करेंगे। जब और कई सारे वैलेंस इलेक्ट्रॉनों को रिमूव करेंगे तो कई हमारे होल्स भी आएंगे। तो होल हैं वो निगेटिव चार्ज की तरफ शिफ्ट हो जाएंगे, इधर खींच लिए जाएंगे, और इलेक्ट्रॉन्स इधर शिफ्ट हो जाएंगे। फिर हमारा क्या होगा, इलेक्ट्रॉन जब इधर शिफ्ट हुए तो क्या हुआ, जैसे जैसे आप इसे क्योंकि बढ़ा चुके हैं तो ये इलेक्ट्रॉन्स इधर मूव करना स्टार्ट कर देते हैं, ऐसे ऐसे। फिर इलेक्ट्रॉन्स इधर आएंगे क्योंकि ये डिप्लीशन रीजन बहुत ज्यादा है। फिर एकाएक बढ़ेगा, एकाएक इलेक्ट्रॉन्स इतनी तेजी से जाएंगे, फिर इसको टक्कर करेंगे, कोलिजन होगा। फिर इलेक्ट्रॉनों के कोलिजन के कारण हीट जनरेट होगा। जब आपका हीट जनरेट होगा तो जब ये पूरा आपका जो डायोड है हीट के कारण डिस्ट्रॉय हो जाता है। बहुत हीट जब हो जाता है, ये ऐसे प्रोसेस चलता रहता है क्योंकि बहुत स्पीड से जाकर टकरा रहे हैं। जब स्पीड से टकराएंगे तो ये एक इलेक्ट्रॉन तो है नहीं, बहुत सारे इलेक्ट्रॉन है, तो ये बहुत ज्यादा हीट जनरेट करता है, और हीट जनरेट करने के कारण ये डिस्ट्रॉय हो जाता है, विच इज आल्सो नोन एज एवलांच ब्रेकडाउन। अब हम कुछ चलते हैं थ्योरी में, समझेंगे एक्चुअली हो क्या रहा है। ये तो थी कुछ प्रैक्टिकली भाषा में। आइए देखते हैं थ्योरेटिकल किस प्रकार इसको हम दर्शा सकते हैं अगर आप हमारे एग्जाम में आ गया, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। व्हाट डू यू मीन बाय एवलांच ब्रेकडाउन एंड आल्सो जेनरल ब्रेकडाउन, मतलब एवलांच ब्रेकडाउन और जनरल ब्रेकडाउन से आप क्या समझते हैं। तो सबसे पहले आप एवलांच ब्रेकडाउन हेड डाले ही इसमें आते हैं, हम कुछ थ्योरेटिकल देखते हैं। थ्योरेटिकल में क्या कर रहा है, इन दिस मैकेनिज्म, इस मैकेनिज्म में द माइनॉरिटी कैरियर इलेक्ट्रॉन इन पी रीजन एंड होल इन एन रीजन। आपको हम ऑलरेडी दिखाए कि जो माइनॉरिटी चार्ज कैरियर होते हैं इलेक्ट्रॉन्स इन पी रीजन में जो इलेक्ट्रॉन्स है वो माइनॉरिटी चार्ज कैरियर है, और जो होल्स हैं वो एन रीजन में माइनॉरिटी चार्ज कैरियर है। बट मेजॉरिटी चार्ज कैरियर होल्स हैं पी में एंड इलेक्ट्रॉन्स हैं एन में। ये सब तो सबको पता है। गेन लार्ज काइनेटिक एनर्जी फ्रॉम द अप्लाइड रिवर्स वोल्टेज टू कोलाइड विथ वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ द एटम फिक्स इन क्रिस्टल एंड लिबरेट देम। मतलब इसके कहने का मतलब क्या है, जब आप इसे रिवर्स बायस से जोड़ते हो तो ये पूरा डिटेलिंग में एक प्रकार से नहीं बताया जा रहा, डायरेक्टली कह दिया जा रहा है। हमने आपको बहुत डिटेल में समझाया। जब आप इसे एक रिवर्स बायस से जोड़ते हो, बैटरी बहुत हाई वोल्टेज के लगाते हो, डिप्लेशन रीजन बहुत चौड़ा हो जाता है। आप लिख भी सकते हो डिप्लेशन रीजन इज मैक्सिमम, या आप बोल सकते हो हाँ एक प्रकार से मैक्सिमम, एक प्रकार जहां पर जाकर मैक्सिमम हो जाएगा उसी के बाद से ये इलेक्ट्रॉन्स एकाएक मूव करेंगे, और जितने भी बैलेंस इलेक्ट्रॉन है उसको क्या करेंगे, हटा देंगे, रिमूव करेंगे, वो उन्हें फ्री बना देंगे। तो होल्स भी जनरेट होंगे, होल्स इधर आ जाएंगे, इलेक्ट्रॉन्स इधर जाएंगे, इलेक्ट्रॉन ऐसे मूव करने लगे। जब इलेक्ट्रॉन्स ऐसे मूव करेंगे तो हमारे जो करंट होगा वो किधर मूव करेगा, इलेक्ट्रॉनों के विपरीत दिशा में। तो करंट हमारा इधर मूव करने लगेगा, करंट हमारा इधर मूव करेगा, इलेक्ट्रॉन हमारे इधर जा रहे हैं, करंट हमारा, ये इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं, ये हमारा करंट जा रहा है। करंट आई स्मॉल आई मानो तो स्मॉल आई ही मानो, करंट हमारे, ये हमारे इलेक्ट्रॉन्स हैं और ये हमारे करंट जा रहा है इधर। करंट ऐसे ऐसे फ्लो हो रहा है एंटी क्लॉकवाइज, और इलेक्ट्रॉन क्लॉकवाइज जा रहे हैं। ठीक, ये समझाया जा रहा है। आगे क्या कहा जा रहा है, बहुत ध्यान समझिएगा। दस इन दिस प्रोसेस कोवेलेंट बॉन्ड आर ब्रोकन एंड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड होल जनरेटेड। कोवेलेंट बॉन्ड ब्रेक हो जाते हैं और इलेक्ट्रॉन और होल जनरेट हो जाते हैं, जनरेटेड, एंड नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन एंड होल्स इंक्रीजेस। भाई जस्ट इंक्रीज तो होंगे, जब यहां पर इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ रही है और होल की संख्या बढ़ रही है तो यहां पर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड होल आल्सो डिक्रीजेस। दिस फिनोमिना इज नोन एज एवलांच मल्टीप्लिकेशन। ये फिनोमिना हमारा एवलांच मल्टीप्लिकेशन कहलाता है, एंड इट प्रोड्यूस ए शार्प इंक्रीज इन द रिवर्स करंट। और ये प्रोड्यूस करता है, ये फिनोमिना जो आप देख पा रहे हो ये प्रोड्यूस करता है एक रिवर्स करंट को। रिवर्स करंट आप देख रहे हो ना, एंटी क्लॉकवाइज करंट मूव कर रहा है, रिवर्स करंट को ये प्रकार से जनरेट करता है। फॉरवर्ड वाइज क्या करता है, फॉरवर्ड करंट को जनरेट करेगा। तो एक प्रकार से रिवर्स करंट को जनरेट करता है। आगे कहा जा रहा है एंड द डायोड इज सेड टू बी एवलांच ब्रेकडाउन, और जो डायोड होगा वो हमारा एवलांच ब्रेकडाउन कहलाएगा।
आगे देखिए क्या कहा जा रहा है, द मैग्नीट्यूड ऑफ द एवलांच ब्रेकडाउन वोल्टेज इंक्रीजेस विथ इंक्रीज इन टेम्परेचर। द मैग्नीट्यूड ऑफ द एवलांच ब्रेकडाउन वोल्टेज, एवलांच ब्रेकडाउन वोल्टेज का जो मैग्नीट्यूड होगा वो इंक्रीज करेगा, मतलब एवलांच ब्रेकडाउन वोल्टेज जो है वो इंक्रीज होगा विथ इंक्रीज द टेम्परेचर। जैसे जैसे ये टेम्परेचर इंक्रीज होता जाएगा वैसे वैसे आपका वोल्टेज भी, मतलब जैसे जैसे वोल्टेज आप इंक्रीज करोगे, वोल्टेज की वैल्यू बढ़ाओ, जब वोल्टेज की वैल्यू बढ़ेगी डिप्लेशन रीजन बढ़ेगा, डिप्लेशन रीजन बढ़ा तो एक प्रकार जाकर वहां पर मैक्स हो गया, और वोल्टेज बढ़ाएंगे तो इलेक्ट्रॉन उतनी ही काइनेटिक एनर्जी से जाएगा। तो जितना ज्यादा वोल्टेज बढ़ा दोगे काइनेटिक एनर्जी उतनी ज्यादा बढ़ जाएगी, उतनी ज्यादा प्रेशर जाएगा और उतने ज्यादा इलेक्ट्रॉन को रिमूव करेगा और उतनी ही तेजी से करंट फ्लो होगा। और इतनी तेजी से करंट फ्लो होने के कारण और हीट जनरेट हो रहा है, ये डायोड ही खत्म हो जाएगा। एकाएक इतना करंट फ्लो हो गया, डायोड खत्म हो गया, बहुत हाई करंट जनरेट होने के कारण। अब इन्हें डालेंगे जेनर ब्रेकडाउन, नोट करिए फटाफट से, इसको आप लोग बना लीजिएगा। इन्हें डालेंगे जेनर ब्रेकडाउन, जेनर ब्रेकडाउन, जेनर ब्रेकडाउन। जैसे कि आपने एवलांच ब्रेकडाउन देखा कि जब इलेक्ट्रॉन्स मैक्सिमम हो जा रहे थे, वहां पर देख पा रहे थे हीट जनरेट हो रहा था इलेक्ट्रॉनों की मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी के कारण, इलेक्ट्रॉनों की इंक्रीजिंग काइनेटिक एनर्जी के कारण वहां पर हीट जनरेट हो रहा था, क्योंकि वहां पर कोलिजन हो रहा था बैलेंस इलेक्ट्रॉनों और फ्री इलेक्ट्रॉनों के बीच में, और बैलेंस इलेक्ट्रॉन हमारे निकल रहे थे, बहुत एकाएक हाई नंबर्स में इलेक्ट्रॉन्स जनरेट हो गए, जिस कारण हाई पावर एनर्जी, हाई पावर करंट आपका सप्लाई होने लगा, और फाइनली हीट भी हो रहा था, जिसके कारण वो डायोड ही, और जो भी आप बनाए रहोगे एक प्रकार से, जितने भी आप सर्किट लगाए रहोगे सब ब्लास्ट हो जाएगा। तो उसको रोकने का क्या मेथड हो सकता है, ये चीज सोचिए पहले। जैसे आप कोई एक प्रकार से उपकरण लिए हैं, कोई भी डिवाइस लिए हैं, जिसमें मान लो पीएन डायोड है, पीएन जंक्शन डायोड है, रिवर्स बायस में जोड़ दिया गया। अब वो इसकी कमियां तो ये हो गई कि जब आप उसे रिवर्स बायस में जोड़ते हो डिप्लेशन रीजन बढ़ता जा रहा था, वोल्टेज बढ़ाई हमें करंट ही नहीं मिल रहा, अभी वोल्टेज बढ़ाते रहिए करंट ही नहीं मिल रहा, बहुत वोल्टेज बढ़ाए तब जाकर करंट मिला, और मिला तो इतनी तेजी से मिला कि सर्किट ही ब्लास्ट, मतलब हमारा पूरा डिवाइस खराब चला गया। कारण तो ये हुआ कि मतलब हम वोल्टेज बढ़ाते गए, हमें करंट नहीं मिला, और बढ़ाइए नहीं मिला, 5 वोल्ट करिए नहीं मिला, 10 वोल्ट करिए, अब मिलना स्टार्ट ही हुआ था कि थोड़ा सा और वोल्टेज बढ़ा, थोड़ा सा और वोल्टेज बढ़ा कि हमारा जितने भी इलेक्ट्रॉन्स हैं आपने देखे काइनेटिक एनर्जी उनकी तेज, बहुत ही हाई काइनेटिक एनर्जी के रूप में जाएंगे, और वो कोलिजन करने के पश्चात बहुत हाई नंबर में इलेक्ट्रॉन्स एंड होल्स वहां पर उपस्थित हो जाएंगे, और हाई नंबर में जो हमारी करंट होगा वो फ्लो होने लगेगा, और हीट के कारण ऑलरेडी हमारा पूरा डिवाइस ब्लास्ट हो जाएगा। इसको रोकने का कारण क्या हुआ? तो एवलांच ब्रेकडाउन का एक सिंपल सा सॉल्यूशन ये आया कि जो आप वहां पर डोपिंग किए हो, चाहे वो सिलिकॉन का क्रिस्टल रहा हो, चाहे वो जर्मेनियम का क्रिस्टल रहा हो, जो आपने उसमें डोपिंग की, जो आपने उसमें कुछ पेंटावैलेंट मिलाया एन में, एंड पी में आपने जो आप ट्राईवैलेंट मिलाया, मतलब ट्राईवैलेंट मिलाया तभी तो आपको होल्स मिले, पेंटावैलेंट मिलाया तभी तो आपको फ्री इलेक्ट्रॉन्स मिले। तो जो आपने उसमें डोपिंग की इंप्योरिटी की, डोपिंग को बढ़ा दो, सिंपल सा यही था कि मतलब आप डोपिंग को बढ़ाएंगे, जैसे इतना हुआ डिप्लेशन रीजन, इलेक्ट्रॉन्स यहां पर चले आए, डिप्लेशन रीजन बढ़ गया, बट जब आप डोपिंग ज्यादा किए रहोगे तो इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा तो इधर आ नहीं पाएंगे, क्योंकि इलेक्ट्रॉनों की संख्या बहुत ज्यादा होगी। ये मान लो रूम है, मान लो रूम है, रूम में अगर 10 लोग खड़े होंगे, 10 लोग को एक दीवार के पास खड़ा करना हो, जैसे हम यहां पर खड़े हो गए, ऐसे ऐसे 10 लोग ऐसे पास पास खड़े होंगे, एक दीवार के पास आराम से खड़े हो सकते हैं। इतना खाली स्थान बच गया, डिप्लेशन लेयर बढ़ गया, डिप्लेशन रीजन बढ़ गया, उस दीवार से यहां तक आ गया। बट एक्चुअली भी यहां पर 50 लोगों को खड़ा कर दो तो डोपिंग बढ़ा दो, जो इंप्योरिटी है एन टाइप सेमीकंडक्टर जो आप पढ़ते हो, मतलब एन और पी को यहां पर जंक्शन किया गया है, तो एन को में क्या, एन कब बनता है? जब आप पेंटावैलेंट मिलाते हो, तो उधर पेंटावैलेंट की इंप्योरिटी मिला दो, पी में ट्राईवैलेंट की इंप्योरिटी मिला दो, क्योंकि उधर होल्स बनते हैं, पी फॉर पॉजिटिव, होल्स तभी बनेंगे जब आप ट्राईवैलेंट मिलाओगे, एक से तो करेगा नहीं, जो कि हमारा खाली बच जाएगा।
तो आप डोपिंग ज्यादा कराइए। यहां पर जैसे ये रूम है ना, इसमें अगर 50 लोगों को खड़ा कर दिया जाए, सपोज दैट अगर 50 लोगों को खड़ा कर दिया जाए, तो रूम में थोड़ी सी ही जगह होगी, मान लो दरवाजे के पास थोड़ी सी ही जगह होगी, तो डिप्लेशन रीजन थोड़ा सा ही बढ़ पाएगा, मतलब डिप्लेशन रीजन पहले के मुकाबले संकीर्ण हो जाएगा। पहला वाला तो बहुत ज्यादा चौड़ा हो गया था, अब ये पतला होगा। तो आप इसका सिंपल सा सॉल्यूशन आप देखेंगे, जिसको हम पढ़ेंगे जेनर ब्रेकडाउन के रूप में। एवलांचे को सुधार दिया गया था जेनर ब्रेकडाउन में। इसमें हैविली डोपिंग होती है, हैविली डोपिंग ऑफ इंप्योरिटीज। अगर N है तो पेंटावेलेंट की इंप्योरिटी, P है तो हमारा ट्राइवेलेंट की इंप्योरिटी। डोपिंग ज्यादा कर दीजिए। अब आइए देखते हैं क्या होगा। ये हमारा था पीएन जंक्शन डायोड, ये दैट इज ए P, दैट इज ए N। देयर आर मेजॉरिटी चार्ज कैरियर होल्स इन P रीजन। बहुत ज्यादा होते हैं, और हमने यहां पर डोपिंग ज्यादा कर दी, ध्यान समझिएगा, आप देख भी पा रहे हैं हमने डोपिंग बहुत ज्यादा कर दी। ये अब इसमें स्थान कम बच गए, और इलेक्ट्रॉन मेजॉरिटी चार्ज कैरियर होंगे इसमें हम इलेक्ट्रॉनों की डोपिंग करेंगे, वो भी बहुत ज्यादा, इसलिए यहां पर इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ जाएगी। तो आप यहां पर देख रहे हैं कि इलेक्ट्रॉनों की संख्या बहुत ज्यादा कर दी गई, एंड होल्स की भी संख्या बहुत ज्यादा कर दी गई। और ज्यादा कब होगा? जब आप हैविली डोपिंग करोगे। तो आपको यहां पर मिला क्या, जो ये इलेक्ट्रॉन्स थे, पहले जब आपने पीएन जंक्शन बनाया तो कुछ इलेक्ट्रॉन्स यहां पर आएंगे और होल्स इधर शिफ्ट हो जाएंगे। जब ऐसा कुछ होगा तो जितने भी इलेक्ट्रॉन्स हैं कुछ ऐसे हो जाएंगे, यहां पर आ जाएंगे और होल्स उधर चले जाएंगे। इनके एक प्रकार से न्यूट्रल कर देंगे। एक प्रकार का क्या हो जाएगा, जैसे इलेक्ट्रॉन्स यहां पर आए, इलेक्ट्रॉनों का लेयर बन गया, एक हमारा लेयर बन गया, आप सभी जानते हो वही हमारा डिप्लेशन लेयर कहलाएगा, और ये हमारा होल का लेयर बन जाएगा। यहाँ पर और भी बना लेंगे हम। ठीक, ये हमारा इधर इलेक्ट्रॉन्स आए हैं, निगेटिव रीजन बना है, इधर पॉजिटिव गए थे, इधर पॉजिटिव। ठीक, अब हम इसको क्या करते हैं, रिवर्स बनाते हैं, मतलब बैटरी के सिरे से जोड़ते हैं, वो भी रिवर्सली। पॉजिटिव है तो इसे हम बैटरी के निगेटिव सिरे से जोड़ देते हैं। ठीक, ये पॉजिटिव सिरा और ये निगेटिव सिरा। और इससे मतलब नहीं है कि आप उसमें दिखाए थे एक ही, इसमें 2-3 दिखा रहे हो। सेलों का कॉम्बिनेशन बैटरी कहलाता है, उसमें भी आप 2-3 बना सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है। नहीं तो काफी बच्चे तो कंफ्यूज हो गए कि सर अच्छा सर हाँ जेनर डायोड में 2-3-4 बनाए जाएंगे और उसमें एक ही बनाया जाएगा, काफी तो कंफ्यूज हो गए। नहीं बच्चों, ऐसा नहीं है, नॉट पॉसिबल। फिर क्या होगा, सब कुछ कंडीशन सेम होगी। इधर डिप्लेशन रीजन जो होगा, ये मतलब डिप्लेशन रीजन, ये जो डिप्लेशन रीजन होगी, डिप्लेशन रीजन इज, ये क्या होगी, संकीर्ण होगी, नैरो, नैरो संकीर्ण होगी। ये जो डिप्लेशन रीजन होगी दैट इज ए नैरो। अब देखेंगे जब डिप्लेशन रीजन नैरो है, मतलब आप इधर वोल्टेज बढ़ाइए, ये देखो बैटरी का एक्सटर्नल जो बैटरी लगी है उसका वोल्टेज आप बढ़ाते चले जाइए। जब आप बैटरी का वोल्टेज बढ़ाओगे तो डिप्लेशन रीजन बढ़ेगा, डिप्लेशन रीजन बढ़ेगा तो मतलब ये कुछ जो होल्स होंगे कुछ इधर शिफ्ट हो जाएंगे। मतलब समझिएगा, जब आप इधर वोल्टेज बढ़ाओगे तो निगेटिव वाला होल को खींचेगा, ये कुछ इधर शिफ्ट होगा, पॉजिटिव वाला इलेक्ट्रॉन को खींचेगा, ये कुछ इधर शिफ्ट होगा, तो ये वाला कुछ आप देख पा रहे हैं इधर शिफ्ट हो गया, इधर शिफ्ट हो गए, और जो होल्स थे ये इधर शिफ्ट हो गए। हम यहाँ पर हटा दे रहे हैं बट हटता नहीं है, जितने भी होंगे ये इधर शिफ्ट हो जाएंगे, एक प्रकार से इधर शिफ्ट हो जाएंगे। ठीक, अब होगा क्या, डिप्लेशन रीजन क्या हुआ, थोड़ा सा बढ़ गया, लेकिन क्या उतना ज्यादा बढ़ा है जितना एवलांच बढ़ा था, ये इसका लिमिट पॉइंट हो गया। मतलब अब इससे ज्यादा
नहीं बढ़ सकता है। इससे ज़्यादा क्या बढ़ेगा? नहीं, क्योंकि ऑलरेडी इलेक्ट्रॉन्स एंड होल्स हैं उतना रीजन में, और ज़्यादा जा ही नहीं सकता। अब आप वोल्टेज बढ़ाओगे, उतना वोल्टेज बढ़ाने की आवश्यकता भी नहीं पड़ी, उतना वोल्टेज बढ़ाने की आवश्यकता भी नहीं पड़ी जितना एवलांच में बढ़ाने की आवश्यकता पड़ी थी, क्योंकि आपका ये रीजन ज्यादा था, इलेक्ट्रॉनों को ज्यादा, कुछ इलेक्ट्रॉन्स भी तो यहां पर होंगे ना, कुछ इलेक्ट्रॉन्स भी तो यहां पर होंगे और कुछ यहां पर होल्स भी तो होंगे। मान लो कुछ यहां पर होल्स भी तो होंगे, कुछ अगर यहां पर इलेक्ट्रॉन है तो कुछ होल्स भी हैं इधर। मेजॉरिटी चार्ज कैरियर इसमें होल्स होते हैं, मेजॉरिटी चार्ज कैरियर इसमें इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो ये जो निगेटिव टर्मिनल है, ये निगेटिव इलेक्ट्रॉन को रिपल करेगा और पॉजिटिव को अट्रैक्ट करेगा। तो इलेक्ट्रॉन को रिपल किया, वोल्टेज बढ़ाइए, और ज्यादा रिपल किया तो इधर ज्यादा वोल्टेज बढ़ाने की आवश्यकता नहीं। जैसे वो नियरली 20 वोल्ट बता था, ये लगभग आप बता सकते हो 1-2 वोल्ट पे, 4 वोल्ट पे, क्योंकि डिप्लेशन रीजन कम है। सबके लिए अलग अलग वेरी करता है। तो हम मान लेते हैं नियरली इक्वल टू 5 वोल्ट। आप लगभग मान लीजिए 5 वोल्ट पर ये जो इलेक्ट्रॉन्स है कि पार कर जाएंगे। अब देखेंगे डिप्लेशन रीजन बहुत कम हुआ। जब डिप्लेशन रीजन बहुत कम होगा तो उसमें जो बैलेंस इलेक्ट्रॉन होंगे वो भी बहुत कम होंगे। अब देखिए, ये जैसे यहां पर था, इतना था, बैलेंस इलेक्ट्रॉन्स जितने थे, मतलब वहां पर क्रिस्टल स्ट्रक्चर में जितने बैलेंस इलेक्ट्रॉन थे, दैट इज ए हाई नंबर। बट यहां पर आप देखेंगे क्योंकि डिप्लेशन रीजन बहुत कम है, यहां पर इतना दिखा जाए डिप्लेशन रीजन बहुत कम है, तो वहां पर जो इलेक्ट्रॉन होंगे वो बहुत कम होंगे। तो ये जाएगा और उतनी स्पीड से भी नहीं जा रहा है जितना उसमें जा रहा था। ये जाएगा, कोलिजन तो करेगा, लेकिन उतने इलेक्ट्रॉनों से कोलिजन नहीं करेगा। ये कम इलेक्ट्रॉनों से कोलिजन करेगा, उतने इलेक्ट्रॉनों से कोलिजन नहीं करेगा। तो ये आसानी से इलेक्ट्रॉन चला जाएगा। क्यों? क्योंकि आपने हाईली डोपिंग किया है, इसकी वैल्यू पतली है, वो यहां तक था, ये यहीं तक है, और बहुत पतली होती है, यहां पर शो करने के लिए आपको दिखाया गया है। तो यहां पर आप देख पा रहे हैं हीट जनरेट नहीं हुआ, इलेक्ट्रॉन्स ऐसे ऐसे मूव करने लगे, और जो हमारी करंट होगी वो इधर मूव करने लगी ऑलरेडी, जिससे उसमें मूव करता था। बट उसका सॉल्यूशन एक हमको मिल गया, हम इसे हाईली डोपिंग कर दिया। और यहां पर देखेंगे जब इलेक्ट्रॉन जाएगा कम ही भाग में वो अपने एन रीजन पर पहुंच जा रहा है, तो क्या यहां पर बहुत ज्यादा इलेक्ट्रॉनों को ये उत्सर्जित करेगा? नॉट पॉसिबल। बहुत कम इलेक्ट्रॉन, 2-4-6 इलेक्ट्रॉन बस, उसमें सैकड़ों में इलेक्ट्रॉन, मान लो एक इलेक्ट्रॉन सैकड़ों इलेक्ट्रॉनों को रिमूव करके फ्री बना रहा है। बट इसमें 2-4-6, तो उतना हीट जनरेट नहीं होगा और इतना तेज कोलिजन भी नहीं होगा, क्योंकि इसकी एनर्जी कम है, कम ही एनर्जी में पार कर जा रहा है, जिसके कारण इसकी हीट जनरेट कम होगी। और इस वाले ब्रेकडाउन में जस्ट उल्टा होता, उसमें क्या था, जो एवलांच ब्रेकडाउन था वो इंक्रीज होता था, जैसे जैसे आप टेम्परेचर बढ़ता जाता था वहां पे, क्योंकि कोलिजन ज्यादा बढ़ रहा है, टेम्परेचर बढ़ेगा, टेम्परेचर बढ़ता था, इधर वोल्टेज भी बढ़ने लगता था। बट यहां पर टेम्परेचर जब बढ़ेगा, मतलब कोलिजन होगा, टेम्परेचर तो बढ़ेगा जस्ट, मतलब बहुत ज्यादा नहीं बढ़ेगा, उतना ज्यादा नहीं बढ़ेगा कि ये एकदम से फ्लॉप कर जाए, लेकिन टेम्परेचर तो बढ़ेगा। लेकिन जो जेनर ब्रेकडाउन होता है, ये इस जेनर ब्रेकडाउन का वोल्टेज कम होने लगता है, जिसके कारण बैलेंस बना रहता है। तो लिख लेंगे जेनर ब्रेकडाउन वोल्टेज decreases with increase in temperature। नोट कर लीजिए, नोट करिए फटाफट से, क्लियर होता है। चलिए अब हम बात करते हैं जेनर डायोड के बारे में। जेनर डायोड क्या होता है? ये तो आपने पढ़ा एवलांच ब्रेकडाउन क्या होता है एंड जेनर ब्रेकडाउन क्या होता है। अब हम डालेंगे जेनर डायोड, जेनर डायोड। एग्जैक्टली क्वेश्चन कैसे आएगा इस पे, मतलब 1-2 प्रकार के हम क्वेश्चन बता दे रहे हैं, आप ऑलरेडी समझ जाएंगे कि क्वेश्चन पूछा कैसे जाता है। जैसे बहुत प्यारा क्वेश्चन पूछा गया, डिस्क्राइब द कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग ऑफ ए जेनर डायोड। आपको डिस्क्राइब करना है कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग, आपको कंस्ट्रक्शन भी दिखाना है एंड वर्किंग भी दिखाना है जेनर डायोड की। आप जेनर डायोड ड्रा एंड एक्सप्लेन इट वीआई कैरेक्टरिस्टिक, आपको वीआई कैरेक्टरिस्टिक भी दिखाना है, मतलब वोल्टेज और करंट ग्राफ भी दिखाना है। एंड एक्सप्लेन हाउ इट कैन बी यूज्ड फॉर वोल्टेज रेगुलेशन, और इसे एक्सप्लेन कीजिए कि वोल्टेज रेगुलेशन के रूप में किस प्रकार ये यूज किया जा सकता है।
ये आपको क्वेश्चन पूछा जा रहा है। मतलब आप सबसे पहले जेनर डायोड के बारे में बताएंगे, इसको एक्सप्लेन करेंगे, इसके कंस्ट्रक्शन को बताएंगे, इसकी वर्किंग के बताएंगे, इसका किस प्रकार से सर्किट बनता है उसको बताएंगे, फिर आपको दिखाना है इसका VI ग्राफ, वोल्टेज करंट ग्राफ, किस प्रकार से ये ग्राफ बनता है। उसके बाद आपको दिखाना है कि किस प्रकार से वोल्टेज रेगुलेशन का कार्य करता है, वोल्टेज रेगुलेटर के रूप में किस प्रकार यूज होता है, और इसका यूज कहां कहां है वो भी आप बताएंगे। तो सबसे पहले चलिए देख लेते हैं कि इसका कंस्ट्रक्शन क्या है, वर्किंग क्या है। तो लिखेंगे कि जेनर डायोड इज एन ऑर्डिनरी पीएन जंक्शन डायोड एक्सेप्ट दैट इट इज प्रॉपरली डोप्ड टू हैव वेरी शार्प एंड ऑलमोस्ट वर्टिकल ब्रेकडाउन। ये एक प्रकार का पीएन जंक्शन डायोड होता है, आप सभी जानते हो, जिसे हमने पीएन जंक्शन देखा, अभी पीएन जंक्शन डायोड देखा, एक प्रकार से वो जो जेनर ब्रेकडाउन था लगभग है वही चीज, जेनर ब्रेकडाउन ही, बट उसे डायोड के रूप में हम पढ़ रहे हैं अभी, जेनर डायोड के रूप में, कि एक प्रकार के पीएन जंक्शन डायोड होता है, जो जेनर डायोड होता है दैट इज ए पीएन जंक्शन डायोड। और इसे रिवर्सली हम किसी एक्सटर्नली बैटरी से, वो भी किस प्रकार से, रिवर्स रूप में, पॉजिटिव को निगेटिव टर्मिनल से, निगेटिव को पॉजिटिव टर्मिनल से जोड़ते हैं, जो कि एक शार्प एंड ऑलमोस्ट वर्टिकल ब्रेकडाउन होता है। It is exclusive operated under reverse bias condition and designed to operate the breakdown region without damage। ये बिना डैमेज हुए, मतलब वहां पर देख पा रहे थे जो एवलांच था वो डैमेज हो जा रहा था, ये बिना डैमेज हुए वर्किंग करता है। वो वहां पर डैमेज हो रहा था, मतलब जो आपका एवलांच ब्रेकडाउन होता था, जब हीट बढ़ जाता था, कोलिजन होता था, तो वो डैमेज हो जाता था। बट जो जेनर ब्रेकडाउन होता था वो हीट प्रोड्यूस तो करता था, लेकिन उतना ज्यादा नहीं करता था, आपने देखा था हैवीली डोपिंग के कारण। तो ये बिना डैमेज हुए कार्य कर रहा था, ये डैमेज नहीं हो रहा था एक प्रकार से। फॉर ए हैवीली डोप्ड डायोड द डिप्लेशन लेयर इज वेरी नैरो, आपको ऑलरेडी बताया गया, डिप्लेशन लेयर बहुत पतली हो जाती है। व्हेन द रिवर्स बायस अक्रॉस द डायोड इज इंक्रीजेस, जब रिवर्स बायस इंक्रीज किया जाता है, ब्रेकडाउन ऑफ कोवैलेंट बार टेक प्लेस बाय द इंटेंस इलेक्ट्रिक फील्ड, लगभग 3 × 10⁷ वोल्ट पर मीटर इलेक्ट्रिक फील्ड वहां पर उत्पन्न होती है। इलेक्ट्रिक फील्ड कहां पर उत्पन्न होगी, जैसे देखे थे यहाँ पर पीएन जंक्शन डायोड जो था, ये ऐसे कुछ, ये बीच में डिप्लेशन लेयर, ये रहा हमारा डिप्लेशन लेयर, और ये जंक्शन पी, ये जंक्शन डायोड, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, ठीक। वैसे पी पॉजिटिव होता है, बट यहां पर जो लेयर बन रही है वो नेगेटिव है। अब कैसे है तो ये आपको बता चुके हैं। तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो किधर से किधर मूव करेगा, पॉजिटिव टू नेगेटिव, यहां पर डिप्लेशन लेयर के बीच में। ये कितना लगभग कितना प्रोड्यूस हो रहा था, 3 × 10⁷, 3 × 10⁷ वोल्ट पर मीटर इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस हो रहा था। आगे कहा जा रहा है सेट अप अक्रॉस द डिप्लेशन लेयर इट प्रोड्यूसेस ए लार्ज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होस पेयर रिजल्टिंग इन ए शार्प इंक्रीज एंड रिवर्स करंट। ये जो करंट होता था, मतलब लगभग 3 × 10⁷ वोल्ट पर मीटर पे काफी ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स एंड होस प्रोड्यूस होते थे, जो कि एक शार्प एंड वैल्यूएबल करंट फ्लो कर देता था। ये था हमारा कुछ जेनर डायोड। अब हेडिंग डालेंगे करंट वोल्टेज कैरेक्टरिस्टिक। अब हम देखेंगे करंट वोल्टेज कैरेक्टरिस्टिक क्या होता है, मतलब करंट और वोल्टेज ग्राफ हम बनाएंगे। पहले कैरेक्टरिस्टिक समझ लेते हैं इसमें कि इन ए रिवर्स बायस में स्मॉल रिवर्स saturation current flow through it which remains approximately constant until a certain critical voltage is called breakdown voltage। ब्रेकडाउन आप वोल्टेज मतलब आप समझ पा रहे हैं, ब्रेकडाउन वोल्टेज वो वोल्टेज होता था मतलब जब आप करंट का फ्लो होना लगभग कांस्टेंट हो जाए, करंट जो फ्लो हो रहा है वो उस वोल्टेज पे लगभग कांस्टेंट हो जाए, जिस वोल्टेज पे करंट का फ्लो लगभग कांस्टेंट हो जाएगा वो हमारा ब्रेकडाउन वोल्टेज कहलाएगा। सबसे सिंपल तरीका है ये। तो कहा जा रहा है ना कि इन ए रिवर्स बायस ए स्मॉल रिवर्स सैचुरेशन करंट फ्लो थ्रू इट विच रिमेन्स अप्रोक्सीमेटली कांस्टेंट, वो जो कि लगभग कांस्टेंट हो जाए, मतलब ऐसा वोल्टेज को इतना इंक्रीज किया जाए कि जब वोल्टेज कुछ इस अवस्था पहुंच जाए कि इतना वोल्टेज दिया जाए करंट लगभग कॉन्स्टेंटली प्रोड्यूस हो, जितना करंट फ्लो हो रहा है वो हमेशा उतना ही करंट फ्लो होने लगे, कम ज्यादा ना हो, लगभग।
तो वो हमारा ब्रेकडाउन वोल्टेज कहलाएगा। क्योंकि जैसे आप देखते हो हमारी जो लाइट आ रही है तो वो आपके स्टेबलाइजर में जा रही है इनपुट के रूप में, कम ज्यादा होती रहती है, बट आपका जो स्टेबलाइजर है वो क्या करता है, आउटपुट जो दे रहा है वो एग्जैक्टली 230 220 वोल्टेज करके ही दे रहा है, लगभग कांस्टेंट कर दे रहा है। तो वैसे एक प्रकार से इसमें भी जब करंट फ्लो होना लगभग कांस्टेंट हो जाता है, वो वोल्टेज हमारा ब्रेकडाउन वोल्टेज कहलाता है। बियॉन्ड दिस वोल्टेज द रिवर्स करंट IR इंक्रीजेस शार्पली टू ए हाई वैल्यू, मतलब थोड़ा सा भी और वोल्टेज बढ़ाया जाए, मतलब जब तक आप ब्रेकडाउन वोल्टेज पर हो तब तक तो ये नहीं इंक्रीज करता बहुत ज्यादा, लगभग करंट हमारा कांस्टेंट हो जाता है। लेकिन जैसे ही ब्रेकडाउन वोल्टेज से थोड़ा सा और वोल्टेज बढ़ाए, बियॉन्ड दिस वोल्टेज द रिवर्स करंट इंक्रीजेस शार्पली टू ए हाई वैल्यू, तुरंत जल्द से वो एक हाई वैल्यू पहुंच जाती है। मतलब आप अगर वोल्टेज को रोक के रखते हो एक ब्रेकडाउन वोल्टेज पर तो वो कॉन्स्टेंटली मूव करता रहता है, लेकिन अगर वहां से थोड़ा सा भी बढ़ जाए, बताया जा रहा है अभी ग्राफ में भी समझा दिया जाएगा, तो मतलब एग्जैक्ट वैल्यू अगर हमें देखनी हो कि कोई भी डिवाइस है उसमें आप करंट जो फ्लो हो रहा है तो वो वोल्टेज अगर देखा जाए तो वो ब्रेकडाउन वोल्टेज पर ही होगा, क्योंकि उससे ज्यादा आप बढ़ाओगे करंट इतना ज्यादा फ्लो हो जाएगा, बहुत ज्यादा शार्पली, बहुत तेजी से फ्लो होगा। तो ये कहा जा रहा है ना कि बियॉन्ड दिस वोल्टेज रिवर्स करंट increases sharply to a high value, this breakdown voltage is called Zener voltage। तब ऐसा ब्रेकडाउन वोल्टेज जिसपे करंट एकाएक बहुत तेजी से बढ़ जाए वो हमारा क्या कहलाएगा, जेनर वोल्टेज, मतलब जहां पर वो बहुत तेजी से बढ़ रहा है वो हमारा जेनर वोल्टेज कहलाएगा, जहां पर कांस्टेंट है वो हमारा ब्रेकडाउन वोल्टेज ही कहलाएगा। ऑल द डायोड व्हिच आर ऑपरेटेड इन द ब्रेकडाउन रीजन ऑफ देयर रिवर्स कैरेक्टरिस्टिक आर कॉल्ड जेनर डायोड। ऐसे भी डायोड जो कि रिवर्स कैरेक्टरिस्टिक, मतलब वहां पर जो रिवर्स करंट आप फ्लो करा रहे हैं, मतलब रिवर्स वोल्टेज आप लगाओगे, रिवर्स यहाँ पर करंट भी फ्लो होगा, तो ऐसे डायोड हमारे क्या कहलाएंगे, जो कि जेनर वोल्टेज को प्रोड्यूस करते हो, वो हमारे क्या कहलाएंगे, जेनर डायोड कहलाएंगे। आइए देखते हैं इसका VI ग्राफ कैसे बनता है। VI ग्राफ, वोल्टेज करंट ग्राफ है, इनका कैसे बनेगा, ध्यान समझिएगा, समझ में आ जाएगा, बहुत सिंपल है, कुछ भी नहीं है। ये हमारा फॉरवर्ड वोल्टेज दैट इज ए VF, और ये हमारा रिवर्स वोल्टेज दैट इज ए VR। ये हमारा कहलाएगा रिवर्स करंट, रिवर्स करंट को शो करता है नीचे की ओर, दैट इज ए हम करंट को I से लिखते हैं R, और ये हमारा शो कर रहा है फॉरवर्ड करंट, जो कि IF से करेगा। ठीक, अब होता कुछ ऐसा है, हम यहाँ पर बात नहीं कर रहे हैं फॉरवर्ड बायस की। जब फॉरवर्ड बायस देखते थे तो जो करंट होता था कुछ, जैसे जैसे आप इंक्रीज करते थे 0.1 0.2 0.3, मतलब इसमें इंक्रीज करते 0.1 0.2 0.3 ऐसे 0.4 0.5 0.6 ऐसे कुछ इंक्रीज करते थे, तो हमारा कुछ ऐसे इंक्रीज होता जाता था, मतलब हम पॉइंट में लेते थे एक प्रकार से, तो वो फॉरवर्ड बायस की बात हो गई। फॉरवर्ड बायस में हमें दिखाना नहीं, कुछ ऐसे वो इंक्रीज होता चला जाता था, जैसे जैसे आप वोल्टेज बढ़ाते थे वो करंट भी बढ़ता चला जाता था, वोल्टेज बढ़ाया करंट बढ़ा, एक समय ऐसे आता था ज़्यादा बढ़ जाता था, बट एकाएक इतना ज़्यादा नहीं बढ़ता था, जो कि रिवर्स में होता है। रिवर्स में क्या होता है, रिवर्स में ये बताया जाता है, ये तो ओरिजिन है हमारा, रिवर्स में पहले तो कुछ देर तक ये मूव ही नहीं करता, कॉन्स्टेंटली बना रहता है, करंट फ्लो ही नहीं होता, आप वोल्टेज बढ़ाइए करंट नहीं फ्लो होगा। अब देखिए वोल्टेज बढ़ा रहे हैं, इधर वोल्टेज बढ़ा रहे हैं, रिवर्स वोल्टेज मतलब जो बैटरी वोल्टेज लगा है वो बढ़ा रहे हो, करंट फ्लो नहीं हो रहा, क्योंकि आपका डिप्लेशन लेयर, डिप्लेशन रीजन बढ़ रहा है। लेकिन आफ्टर सम टाइम क्या होगा, डिप्लेशन रीजन बढ़ना बंद हो जाएगा, बढ़ना बंद हो गया, करंट तब फ्लो होना, क्योंकि आपका इलेक्ट्रॉन मूव करने, कुछ इलेक्ट्रॉन्स मूव करना स्टार्ट कर दिए। फिर और भी वोल्टेज बढ़ाया गया,
और देख रहे हो वोल्टेज बढ़ाया गया, वोल्टेज बढ़ाया गया, वोल्टेज बढ़ाया गया। एक समय ऐसे आएगा कि करंट जो हो रहा है, करंट जो है वोल्टेज बढ़ाने के साथ साथ बढ़ रहा है। लगभग लगभग अगर वोल्टेज देख लिया जाए एक प्रकार से यहां पर, तो ये हमारा क्या कहलाएगा, ब्रेकडाउन वोल्टेज। यहां पर कांस्टेंट है, मतलब कुछ आप वोल्टेज बढ़ा रहे हो, करंट बढ़ रहा है, अगर नहीं बढ़ा रहे हो वोल्टेज नहीं बढ़ा रहे हो तो एक प्रकार से कांस्टेंट हो जा रहा है। ये देखिए रिवर्स वोल्टेज हम यहां लिख देते हैं, वोल्टेज VR। एक प्रकार से कुछ ऐसा ग्राफ आप देखेंगे, ये देखिए वोल्टेज बढ़ा रहे हो लेकिन करंट कुछ हो रहा है ऐसे कांस्टेंट, लगभग कांस्टेंट हो जा रहा था। तो ये हमारा वोल्टेज क्या कहलाएगा, ब्रेकडाउन वोल्टेज। मतलब कि आप जब वोल्टेज बढ़ा रहे हो, करंट लगभग वहां पर क्या हो जाए, ऐसा वोल्टेज जहां पर करंट कॉन्स्टेंटली मूव करने लगे। बट ऐसा वोल्टेज जहां पर करंट एकाएक बहुत ज्यादा बढ़ जाए, वो वोल्टेज हमारा क्या कहलाता है, जेनर वोल्टेज कहलाता है। जेनर वोल्टेज दैट इज ए VZ, जेनर वोल्टेज कहलाता है। जहां पर एकाएक बढ़ जाए दैट इज कॉल्ड जेनर वोल्टेज। बात समझ में आई। और ये जो बहुत तेजी से करंट बढ़ रहा है वो हमारा क्या कहलाएगा, जेनर करंट कहलाएगा। अगर हम इसका सर्किट देख लें कि सर्किट क्या होता है, सर्किट सिंबल इधर देख लो, सर्किट कैसा होता है, हम जानते हैं पीएन जंक्शन का डायोड का सर्किट कैसे होता है, ऐसे ये जैसे पीएन जंक्शन डायोड बनता है वैसे कुछ बनाओगे, क्योंकि ये भी एक प्रकार का पीएन जंक्शन डायोड ही है। ठीक, बस अंतर एक जगह होता है, जैसे पीएन जंक्शन डायोड सिर्फ इतना बनता है, सिर्फ इतना बनता है पीएन जंक्शन डायोड। बट जेनर डायोड कैसे बनता है, थोड़ा सा चेंज कर दिया जाता है इसमें, इसका सर्किट कुछ ऐसे दिखा दिया जाता है। ये हमारा क्या कहलाएगा, जेनर डायोड, ये हमारा जेनर डायोड। इसे हम P से रिप्रेजेंट करते हैं, मतलब P को हम इस प्रकार दिखाते हैं, इसको हम N बोलते हैं। वहां पर N ऐसे हुआ करता था, यहाँ पर थोड़ा सा चेंज कर दिया। सुनो डाउन कर लीजिए, तो डाउन करिए। अब आते हैं, देखते हैं इसका यूज कहाँ कहाँ होता है। हेड डालेंगे इसका यूज एज ए वोल्टेज रेगुलेटर, मतलब जो जेनर डायोड होता है ये वोल्टेज रेगुलेटर के रूप में भी यूज किया जाता है। बात आती है अब हम इसे कैसे यूज कर सकते हैं, जेनर डायोड को वोल्टेज रेगुलेटर के रूप में। आइए वो चीज देख लेते हैं, क्योंकि अभी हमारा क्वेश्चन पूरा तो हुआ नहीं। क्वेश्चन पूछ रहा था इसे हम कैसे वोल्टेज रेगुलेटर के रूप में भी यूज करते हैं। हेड डालेंगे जेनर डायोड एज अ वोल्टेज रेगुलेटर, जेनर डायोड एज अ वोल्टेज रेगुलेटर। इसमें कहा जा रहा है व्हेन ए जेनर डायोड इज ऑपरेटेड, जब जेनर डायोड ऑपरेट किया जाता है इन द ब्रेकडाउन रीजन, किसी ब्रेकडाउन रीजन में जेनर डायोड क्या किया जाता है, ऑपरेट किया जाता है। द वोल्टेज अक्रॉस द डायोड रिमेन्स ऑलमोस्ट कांस्टेंट फॉर लार्ज चेंज ऑफ रिवर्स करंट, मतलब करंट जब चेंज होता रहता है, आप देख रहे हो वोल्टेज लगभग कांस्टेंट था। आप ग्राफ में देखो कुछ ऐसा बनाया गया था, ये देखिए ग्राफ, ये ऐसे, मतलब ये था हमारा करंट, ये था हमारा V। लार्ज रिवर्स करंट ये बढ़ रहा है, करंट बढ़ रहा है, लेकिन वोल्टेज VZ की वैल्यू, जेनर वोल्टेज की वैल्यू लगभग कांस्टेंट हो जाती है। आप देख पा रहे हो ये जेनर डायोड की, जेनर वोल्टेज की वैल्यू लगभग कांस्टेंट हो रही है, इसके बाद नहीं बढ़ रहा है, यहाँ पर करंट बढ़ जाता है एक वो चीज कर रहा है। द वोल्टेज अक्रॉस ए जेनर डायोड इज यूज्ड एज ए वोल्टेज रेफरेंस डिवाइस फॉर स्टेबलाइजिंग ए वोल्टेज एट ए प्री डिटरमाइंड वैल्यू, मतलब जो वोल्टेज अक्रॉस ए जेनर डायोड, किसी जेनर डायोड को अक्रॉस जो वोल्टेज होता है ये यूज किया जाता है एज ए वोल्टेज रेफरेंस डिवाइस, वोल्टेज रेफरेंस डिवाइस में यूज किया जाता है फॉर स्टेबलाइजिंग ए वोल्टेज
वोल्टेज को स्टेबलाइज करने में, मतलब आप जो स्टेबलाइजर आपके घर में लगा होता है ना, वो उसको यूज करने में, मतलब इनपुट तो कुछ अलग अलग लेता है। स्टेबलाइजर कार्य क्या करता है, क्या जो करंट आपके घर में आ रहा है, जो लाइट आ रही है, क्या वो एग्जैक्टली इक्वल रेंज में आ रही? नहीं। अभी आप देखो, अपने घर से स्टेबलाइजर हटा दो, मतलब स्टेबलाइजर को आप डिस्कनेक्ट कर दो, फिर देखो लाइट कभी धीरे होगी, कभी तेज होगी, फिर धीरे होगी, कभी तेज होगी। मतलब जब लोड बढ़ता चला जाएगा, लाइट धीरे धीरे कम हो जाएगी। आप एग्जैक्टली करके देखना। लेकिन जब स्टेबलाइजर क्या होगा, स्टेबलाइजर क्या करता है कि ज्यादा कम आउट इनपुट ले करके, मतलब कभी आपके मान लीजिए 250 वोल्टेज आ गया, कभी 50 ही वोल्टेज मिला उसको, कभी 20 वोल्टेज मिला, कभी 200 वोल्टेज मिला, कभी 300 वोल्टेज मिला, मतलब ज्यादा कम को लेकर के वो एक एग्जैक्ट वैल्यू दे रहा है। जैसे आपको कहते हैं ना कि सपोज दैट इनपुट जो आ रहा है, सपोज दैट मान लेते हैं 400 वोल्टेज आ रहा है, उसमें कभी 400 वोल्टेज, कभी 200 वोल्टेज, कभी 100 वोल्टेज, कभी 250 वोल्टेज, कभी 300 वोल्टेज, ऐसे आ रहा है। लेकिन एग्जैक्टली आपके जो जितने भी उपकरण हैं आपके घर में यूज होने वाले, लगभग सब 220 वोल्टेज यूज करते हैं, 230 वोल्टेज यूज करते हैं मैक्स, 240 भी कर लेते हैं। तो वो देता क्या है मैक्सिमम? आपका जो 250, 300, 400 वोल्टेज को लेकर के एक नियत रूप से वोल्टेज दे रहा है, कांस्टेंट रूप से वोल्टेज दे रहा है, लगभग 220 वोल्टेज देता है, चाहे वो कम मिले उसको, चाहे ज्यादा मिले, तो वो लगभग उसी में मैनेज कर ले रहा है। वो ज्यादा कम वो एवरेज निकाल के दे रहा है। दैट इज ए रेगुलेटर। तो स्टेबलाइज करने के कार्य आता है। आइए इसका सर्किट डायग्राम देख लेते हैं। सर्किट डायग्राम देखेंगे, तो ये रहा हमारा सर्किट। सर्किट में आप देख पा रहे हो, आप एक पीएन जंक्शन डायोड जोड़े हो, जो कि एक प्रकार का जेनर डायोड बोला जाता है। ये हमारा क्या है? जेनर डायोड। अभी आपने देखा था जेनर डायोड यही होता है। तो जेनर डायोड का एग्जैक्टली कार्य क्या है? यही तो बताया जा रहा है ना कि जेनर डायोड यूज्ड एज ए वोल्टेज रेगुलेटर। जेनर डायोड वोल्टेज रेगुलेटर के रूप में क्यों यूज किया जाता है? एक प्रकार के स्टेबलाइज का कार्य करता है ये भी जेनर डायोड। मतलब क्या कर रहा है आप समझिए, जैसे आपका स्टेबलाइजर हो गया, तो स्टेबलाइजर में यूज क्या होता है? प्रकार का जेनर डायोड भी यूज होता है, जो वोल्टेज को रेगुलेट कर रहा है, दैट इज ए जेनर डायोड। जैसे समझना ध्यान से, मान लो आपके घर में आने वाली लाइट 200 वोल्टेज आई या 220 वोल्टेज आप उसको मिला, तो घर में आने वाली लाइट मतलब आउटपुट जो उसे देना है 220 ही देना है। मतलब इनपुट अगर 220 मिल रहा है, 220 वोल्ट देना है, तो वो दे देगा, सिंपल सा। जितना पाया दे दिया, क्योंकि आगे वाले को इतनी जरूरत है। बट अगर वो उसको 220 वोल्ट ही जरूरत है और आ रहा है इसके पास 400 वोल्ट, क्या करेगा? अगर एकाएक अगर कोई मान लो बल्ब है, उसकी लिमिट है 240 वोल्ट और उसमें आपको चाहिए 220 वोल्ट पर ही उसकी लिमिट, क्योंकि मैक्सिमम पर तो हमेशा रहेगा नहीं, मैक्सिमम पर तो दिया नहीं जाएगा, लिमिट है उसकी 240 वोल्ट। तो मान लो 220 वोल्ट और 240 तक वो झेल सकता है। अगर उसको आ गई, मान लो लाइट जो आ रही है उस पर सपोज दैट उसको जो करंट मिल गया, लगभग वोल्टेज जो है उसका 400 वोल्ट ही मान लो, तो तुरंत ब्लास्ट कर जाएगा, खराब हो जाएगा। कोई भी उपकरण होगा खराब हो जाएगा
ना। तो ऐसे ही यहाँ पर यूज हो रहा है कि कोई भी वोल्टेज V0 है, ये वोल्टेज V हम लगाए एक्सटर्नल वोल्टेज, ये जिसको एक निगेटिव सिरे से जोड़े, एक हम पॉजिटिव सिरे से जोड़े हैं। ये हमारा RS है, ये करंट I फ्लो हो रहा है, यहाँ पर IZ करंट फ्लो रहा है जिसको हम जेनर करंट बोलते हैं, और ये जेनर डायोड लगा हुआ है, और ये लोड रेजिस्टेंस है और लोड करंट है हमारा। अब इसमें समझ में आएगा, क्लियर समझ पाओगे इसके बारे में। मतलब ये कह रहा है कि जब करंट, कोई भी करंट फ्लो होता है, मान लो कोई भी करंट फ्लो होता है, अगर वो लिमिट है RL जितना उसको लोड रेजिस्टेंस यहां पर जो हम लगाए हैं, मतलब कोई भी डिवाइस हो गया, अगर उसको उतनी ही करंट की जरूरत है, उतने वोल्टेज या उतने एम्पियर की करंट की जरूरत है, या उतने वोल्टेज के वोल्ट की जरूरत है, तो आप क्या करोगे, वहां पर ये होता है कि डायरेक्ट वही दे दिया जाता है। लेकिन जैसे ही ज्यादा वोल्टेज मूव होता रहता है तो वो हमारा पीएन जंक्शन डायोड में आ जाता है, मतलब जेनर डायोड में आ जाता है, और ये इसको रेगुलेट करके उतना ही देता है। तो एक प्रकार के स्टेबलाइजर का कार्य करता है कि जब अगर उसको जितना करंट चाहिए किसी भी डिवाइस को, उतना करंट तो जाने देता है, बट अगर करंट ज्यादा या कम हुआ तो अपने अंदर ले लेगा, मतलब पहले वोल्टेज को अपने अंदर ले लेगा एंड फिर जितना वोल्टेज उसको चाहिए उतना ही वोल्टेज देगा। समझ में आया, क्लियर हुआ, किसी कोई प्रॉब्लम यहां तक नहीं होनी चाहिए। चलिए आगे लिखेंगे कि दिस सर्किट इज यूज्ड टू मेंटेन ए कांस्टेंट वोल्टेज अक्रॉस ए लोड रेजिस्टेंस। यही चीज बताया जा रहा है, ये जो सर्किट होती है ये कांस्टेंट वोल्टेज को मेंटेन करने के लिए यूज होती है, क्योंकि कोई भी डिवाइस है अगर उसे 220 वोल्ट चाहिए और लगातार उसे 220 वोल्ट मिल रहा है तो उसका आउटपुट अच्छा होगा, उसकी लाइफ अच्छी होगी। बट अगर ज्यादा आपका वोल्टेज कम ज्यादा मिल रहा है, मतलब वेरी कर रहा है, तो उसकी ना तो लाइफ अच्छी होगी और ना ही उसका आउटपुट अच्छा होगा। कम मिलेगा तो धीरे काम करेगा, ज्यादा मिलेगा तो तेजी से, बहुत ही तेजी से कार्य करेगा। कभी अगर ज्यादा बहुत ज्यादा मिलेगा तो दैट इज ए ब्लास्ट हो जाएगा फिर वो। इन द सर्किट द इनपुट इज ए डीसी वोल्टेज, मतलब इस सर्किट में जो इनपुट होता है वो डीसी वोल्टेज होता है, हुज वोल्टेज वेरिएशन आर टू बी रेगुलेटेड, जिसका वेरिएशन जो है वो रेगुलेट किया जाता है, आर टू बी रेगुलेटेड। मतलब इसमें जो वोल्टेज आता है दैट इज ए डीसी वोल्टेज, मतलब एसी वोल्टेज नहीं आता, दैट इज ए डीसी वोल्टेज। मतलब इसमें ये जो इसमें इनपुट किया जाता है इस डिवाइस में वो डीसी वोल्टेज किया जाता है, डीसी करंट होगा तो डीसी वोल्टेज यूज होगा। पी जंक्शन ऑफ द जेनर डायोड इज कनेक्टेड टू द नेगेटिव ऑफ द इनपुट वोल्टेज एंड एन जंक्शन ऑफ द पॉजिटिव। मतलब यहां से आप देख पा रहे हो जो पी जंक्शन है ये निगेटिव से जोड़ा गया है, एन जंक्शन है वो पॉजिटिव सिरे से जोड़ा गया है। हमने कोई आई करंट इसको दिया, आई जेड क्या है, जेनर करंट है, आई एल क्या है, लोड करंट है। फ्रॉम किरचॉफ लॉ, किरचॉफ के नियम के अनुसार क्या बताएंगे, जो आई होगा वो आई जेड और आई एल के बराबर, क्योंकि आई ये जाकर के आई जेड और आई एल में टूट रहा है, तो जो आई होगा दैट इज इक्वल टू आई एल प्लस आई जेड। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। और क्या बता सकते हो, वोल्टेज के रिस्पेक्ट में, वोल्टेज के रिस्पेक्ट में अगर हम वी नॉट निकालें तो वी माइनस आर एस इंटू आई, क्योंकि वी बराबर आई आर होता है। तो अगर वी नॉट निकालना हो, मतलब जो टोटल वोल्टेज यहां पर आउटपुट में मिल रहा है वी नॉट, वो किसके बराबर होगा, एक्सटर्नल वोल्टेज माइनस इसको वोल्टेज को मान लो V1, तो एक्सटर्नल वोल्टेज हमारा V है माइनस V1 मान लोगे तो V बराबर आई आर होता है, आई आर एस के बराबर होता है। क्वेश्चन नंबर सेकंड बना लेंगे। या फिर आप जानते हो वी नॉट की वैल्यू यहां से रख सकते हो ना, वी नॉट की वैल्यू यहां से रखिए, वी नॉट की वैल्यू क्या है, आई एल आर एल, वी बराबर आई आर होता है, तो वी नॉट यहां पर जो वोल्टेज होगा हमारा इन दोनों सिरों के बीच में, तो ये क्या होगा आई एल आर एल, तो आई एल आर एल बराबर वी माइनस आई आर एस। इक्वेशन नंबर थर्ड। इसमें केस नंबर फर्स्ट बताया जा रहा है, केस नंबर फर्स्ट
दो केस होंगे इसमें। केस नंबर फर्स्ट में करा व्हेन सप्लाई वोल्टेज V रिमेन्स कांस्टेंट एंड लोड रेजिस्टेंस RL वेरी, मतलब लोड रेजिस्टेंस वेरी कर रहा हो एंड सप्लाई वोल्टेज जो V है वो क्या हो, कांस्टेंट हो। तो आप लिख लेंगे व्हेन सप्लाई वोल्टेज V remains constant and load resistance vary, मतलब पहली कंडीशन में बताया जा रहा है कि जो सप्लाई वोल्टेज जो दिया जा रहा है, जो सप्लाई वोल्टेज है, इसका मतलब जितना सप्लाई किया जा रहा है वोल्टेज, अगर वो कांस्टेंट होता, मान लीजिए सपोज दैट हम जितने भी वोल्टेज इसमें दे रहे थे वो अगर कांस्टेंट रहता और जो लोड रेजिस्टेंस था वो अगर वेरी कर रहा होता तो क्या होगा। फिर दूसरी कंडीशन में बताएंगे कि जो वोल्टेज है वो वेरी कर रहा है, लोड रेजिस्टेंस हमारा एक प्रकार से कांस्टेंट है। तो पहले के लिए देखेंगे, पहले के लिए क्या बताओगे, सिंस द आउटपुट वोल्टेज V नॉट टेंड्स टू रिमेन्स कांस्टेंट एंड आल्सो V एंड RS आर कांस्टेंट, मतलब RL क्या है हमारा, वेरी कर रहा है, V नॉट तो हमारा कांस्टेंट होगा क्योंकि ये इस पे डिपेंड कर रहा है, इस पे डिपेंड कर, जब ये इस पे डिपेंड कर रहा है, ये हमारा कांस्टेंट दिया जा रहा है, ये भी हमारा वही होगा, तो ये भी लिखेंगे सिंस, देखो V नॉट जो है V और IRS पे डिपेंड कर रहा है, यहां पर RL वेरी है, तो सिंस V नॉट कामा V नॉट हमारा कांस्टेंट होगा, V नॉट जो होगा वो हमारा कांस्टेंट होगा एंड आल्सो V और RS भी हमारा कांस्टेंट होगा, जो वोल्टेज है और RS है, वोल्टेज RS कांस्टेंट, तीनों हमारे कांस्टेंट होंगे। V नॉट इसलिए कांस्टेंट होगा क्योंकि ये RS और V पे डिपेंड कर रहा है, दोनों अगर कांस्टेंट है तो V नॉट भी कांस्टेंट होगा। V और RS हमारा बताया जा रहा है, वोल्टेज हमारा कांस्टेंट है तो उसमें जो रेजिस्टेंस है वो भी हमारा कांस्टेंट रहेगा, लोड रेजिस्टेंस इधर वेरी कर रहा है। तब के लिए जो करंट में चेंजिंग आएगी, मतलब डेल आई इक्वल टू 0। ऐसा क्यों होगा, ऐसा क्यों होगा, डेल आई इक्वल टू 0 क्यों होगा, समझिएगा ध्यान से। जब ये कांस्टेंट है, हमने पहले ही बताया, अगर ये कांस्टेंट वोल्टेज दिया जाएगा किसी भी आउट, मान लो कोई इनपुट आ रहा है, मान लो कोई एक्सटर्नल हमारा वोल्टेज मिल रहा है, जैसे मान लो सपोज दैट कोई बैटरी लगा दी गई, वो हमें वोल्टेज दे रहा है, करंट को प्रवाहित करा रहा है, तो अगर वो एग्जैक्टली दे रहा है, जैसे 220 वोल्ट दे रहा है, 220 वोल्ट ही दे रहा हो, तो इसका कोई मतलब नहीं रोल प्ले अदा होता, ये हट जाता है यहां से, ये इस अपने छोटे पर्दे से हट जाता है, मतलब एक प्रकार से ये करंट लेता ही नहीं, ये आगे पहुंचा देता है लोड रेजिस्टेंस के पास करंट को, मतलब तब हमारा जो वोल्टेज मिलता है V नॉट, मतलब ये हमारा कांस्टेंट है, ये वेरी ही नहीं कर रहा है। जैसे स्टेबलाइजर आप लगाते हो, कब लगाते हो, जब वो वेरी कर रहा होता है। अगर आपके घर एग्जैक्ट लाइट बराबर ही आ रही है, कभी वेरी ही नहीं कर रही, तो आपको लगाने की जरूरत क्या है, कोई मतलब नहीं। तो वहां पर डेल आई क्या होगा, 0 होगा, जो यहां पर करंट होगा वही करंट यहां पर भी होगा, इसका कोई मतलब नहीं, ये हट जाएगा, तो आई बराबर होगा डेल आई इक्वल टू 0। जब डेल आई इक्वल टू 0 होगा तो आप इक्वेशन नंबर फर्स्ट बता सकते हो, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, इक्वेशन फर्स्ट क्या बोलता है, आई इक्वल टू आई एल प्लस आई इक्वल टू आई एल प्लस आई जेड, इसको निकालेंगे स्मॉल करंट डेल आई इक्वल टू डेल आई एल प्लस डेल आई जेड, तो डेल आई की वैल्यू 0 इक्वल टू डेल आई एल प्लस में डेल आई जेड, डेल आई एल की वैल्यू निकालेंगे क्या हो जाएगा, माइनस का डेल आई जेड, मतलब जो लोड करंट आया दैट इज ए करंट प्रोड्यूस बाय जेनर डायोड, उसके निगेटिव वैल्यू के बराबर आएगा, नोट कर लीजिए। या फिर इसी तरह आप दिखा सकते हैं डेल आई जेड इक्वल टू माइनस डेल आई एल। इसी प्रकार केस नंबर सेकंड की बात कर लें, केस नंबर सेकंड में अब क्या करेगा, ये हमारा कांस्टेंट होगा, ये वेरी करेगा। केस नंबर सेकंड बता जा रहा है, व्हेन लोड रेजिस्टेंस रिमेन्स कांस्टेंट, व्हेन लोड रेजिस्टेंस रिमेन्स कांस्टेंट एंड वोल्टेज V वेरी,
वोल्टेज V हमारा वेरी कर रहा हो और लोड रेजिस्टेंस हमारा कांस्टेंट होगा, मतलब ये कांस्टेंट होगा, ये वेरी करेगा, तब के लिए कंडीशन क्या होगी? तो इस कंडीशन में भी V नॉट हमारा क्या होगा? कांस्टेंट ही रहेगा। मतलब जब आप V कांस्टेंट करते थे, RL वेरी करते थे, V नॉट हमारा कांस्टेंट रहेगा। जब आप RL कांस्टेंट कर रहे हो, V को वेरी कर रहे हो, फिर भी V नॉट क्या होगा? कांस्टेंट ही रहेगा। मतलब दोनों कंडीशन के लिए जो हमारा आउटपुट वोल्टेज होगा वो कांस्टेंट ही रहेगा। क्यों कांस्टेंट रहेगा? क्योंकि आप ध्यान से समझना, जब ये वेरी कर रहा था, सॉरी पहले तो ये कांस्टेंट था, जब ये वेरी कर रहा था और ये कांस्टेंट था, मतलब ये वेरी कर रहा था और ये कांस्टेंट था, तो इसको जब ये कांस्टेंट है तो इसे भी कांस्टेंट वोल्टेज मिलेगा। ये ऑलरेडी हमारा आउटपुट वोल्टेज होगा, ये कांस्टेंट रहेगा। लेकिन जैसे ये वेरी करने लगा और ये कांस्टेंट हो गया, तो होगा क्या? जब ये वेरी करेगा तो हमारा लगा है ऑलरेडी जेनर डायोड, तो जेनर डायोड क्या करेगा? इस वोल्टेज को, मतलब जो करंट प्रोड्यूस कराया वोल्टेज दे रहा है हमारा, वो चेंजिंग आ रहा है। मान लीजिए 500 वोल्ट, 400 वोल्ट, 300 वोल्ट, 250 वोल्ट, इस प्रकार से दे रहा है। तो हमारा ये जेनर डायोड क्या करेगा? इस वोल्टेज को रेगुलेट करेगा, स्टेबलाइज करेगा एक प्रकार से। जब स्टेबलाइज करेगा, उसे एक कांस्टेंट टर्म में प्रोड्यूस करेगा, जो कि हमारा आउटपुट वोल्टेज हमारा एक प्रकार से क्या होता है? कांस्टेंट ही रहता है। मतलब जब ये कांस्टेंट रहेगा तो इसका कोई रोल प्ले नहीं है, आराम से हमें कांस्टेंट आउटपुट मिल रहा है। लेकिन जैसे ये वेरी करना स्टार्ट हुआ, तुरंत जेनर डायोड कार्य करना स्टार्ट कर देगा और वेरी वोल्टेज को एक कांस्टेंट वोल्टेज में प्रोड्यूस कर देगा, और वी नॉट कांस्टेंट इधर भी रहेगा, वी नॉट कांस्टेंट रहेगा। जब वी नॉट कांस्टेंट रहेगा तो क्या करोगे? वी नॉट कांस्टेंट रहेगा। फिर हम जानते हैं क्या है? फ्रॉम इक्वेशन नंबर सेकंड, इधर देखो, फ्रॉम इक्वेशन नंबर सेकंड से, फ्रॉम इक्वेशन सेकंड क्या बोलता है? वी नॉट इक्वल टू वी माइनस आई आर एस, यही तो है। इसका डिफरेंशिएशन कर दो, डेल वी नॉट इक्वल टू डेल वी माइनस में आर एस, हम आगे ले लेंगे आर एस डेल आई। ठीक, तो डेल वी नॉट क्या होगा? वी नॉट हमारा कांस्टेंट है, तो उसका डिफरेंशिएशन 0, डेल वी माइनस में आर एस डेल आई। अब इधर देखो, डेल वी तो 0 होगा नहीं, क्यों? क्योंकि अब ये वेरी कर रहा है। अगर कांस्टेंट होता तो ये 0 हो जाता, बट ये अभी वेरी कर रहा है। जब वेरी कर रहा है तो इसकी डेल वी तो हमारा 0 होगा नहीं। तो यहां से आप डेल वी की वैल्यू निकाल लीजिए, तो आर एस डेल आई इधर आ जाएगा। तो डेल वी की वैल्यू आ गई आर एस डेल आई। अब ये डेल वी की वैल्यू उठा के ले जाकर हम कहाँ रख देंगे? इक्वेशन नंबर 3 में। तो फ्रॉम, इसे बना लेंगे इक्वेशन नंबर 4 बना लो, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 3। इक्वेशन 3 क्या बोलता है? आई एल आर एल इज इक्वल टू वी माइनस आई आर एस। इसको भी डिफरेंशिएट कर देंगे तो क्या बचेगा हमारा? आर एल इंटू में डेल आई एल इज इक्वल टू वी की जगह क्या बचेगा? डेल वी माइनस में आर एस हमारा आगे आ जाएगा डेल आई। तो आर एल इंटू में डेल आई एल इज इक्वल टू डेल वी की वैल्यू कितनी है? आर एस डेल आई माइनस में आर एस डेल आई ऑलरेडी हमारा है। आर एस डेल आई माइनस आर एस डेल आई, ये आया कहां से? फ्रॉम इक्वेशन 4। फ्रॉम इक्वेशन 4 से ये मिला, फ्रॉम इक्वेशन 4 से। अब देखेंगे ये इसमें आर एस डेल आई से कैंसिल हो जाएगा, बचेगा 0। मिले क्या हमको? आर एल इंटू डेल आई एल इक्वल टू 0। तो यहां से हम डेल आई एल निकालेंगे तो ये 0 आएगा, डेल आई एल वैल्यू। पुटिंग दिस वैल्यू इन इक्वेशन नंबर फर्स्ट। इक्वेशन फर्स्ट में ले जाकर रखेंगे, मतलब डेल आई एल की वैल्यू 0 आई है, तो क्या इक्वेशन फर्स्ट क्या है आपका? डेल के फॉर्म में अगर हम लिखें, डेल आई एल प्लस डेल आई जेड, इसकी वैल्यू तो 0 है हमारी, थोड़ा साफ लिख देते हैं। इसकी वैल्यू तो 0 है, डेल आई एल की वैल्यू 0। जब डेल आई एल की वैल्यू 0 है तो ये किसके बराबर हो जाएगा? डेल आई इज इक्वल टू डेल आई जेड के बराबर होगा। ये चीज
यहां पर आपको क्या मिला था, आपको मिला कि जब आप लोड रेजिस्टेंस वेरी कर रहे थे और इसको कांस्टेंट कर रहे थे, तब लोड करंट जो होगा वो जेनर माइनस जेनर करंट के बराबर होगा। लेकिन जैसे आप इसे चेंज करोगे, मतलब लोड रेजिस्टेंस को आप कांस्टेंट करोगे और इसको वेरी करोगे, तब जो आपको पूरा टोटल करंट आएगा, टोटल करंट होगा वो जेनर करंट के बराबर होगा, मतलब करंट प्रोड्यूस बाय जेनर डायोड उसके बराबर होगा। नोट डाउन कर लीजिए, यही हमको मिला। क्लियर होता है, सबको क्लियर होता है, किसी कोई प्रॉब्लम तो नहीं? प्रॉब्लम है तो एक बार फिर से इसका रिवीजन कर लीजिए आप लोग। नेक्स्ट हेडिंग डालेंगे टनल डायोड, और ये बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है। टनल डायोड जैसे कि आपका जेनर डायोड था, जैसे आपका अगर स्मॉल में पूछा जाएगा तो आपका जेनर ब्रेकडाउन और लांच ब्रेकडाउन पूछा जा सकता है, इंपॉर्टेंट है। जेनर डायोड से अगर पूछा जाएगा तो जैसे हमने बताया भी क्वेश्चन, व्हाट डू यू मीन बाय जेनर डायोड, डिस्कस इट्स कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग एंड आल्सो शो इट्स वीआई ग्राफ, ये बताया जा सकता है, या वीआई कैरेक्टरिस्टिक्स, एंड सो दैट हाउ इट वर्क एज ए वोल्टेज रेगुलेटर, और ये वोल्टेज रेगुलेटर के रूप में कैसे वर्क करता है। काफी बार पूछा गया है, काफी अलग अलग यूनिवर्सिटी में पूछा गया, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोग ध्यान से पढ़िएगा। एंड नेक्स्ट हमारा पूछा जाता है कि टनल डायोड से आप क्या समझते हैं। यहां पर पूछा जाता है कि डिस्क्राइब द कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग ऑफ टनल डायोड, टनल डायोड का डिस्क्रिप्शन और टनल डायोड का कंस्ट्रक्शन और वर्किंग बताइए। ड्रा इट्स वीआई कैरेक्टरिस्टिक एंड राइट्स इट्स एप्लीकेशन, इसका वीआई कैरेक्टरिस्टिक्स बताइए और इसका एप्लीकेशन लिखिए। आइए देखते हैं क्या होता है टनल डायोड। सबसे पहले आप लोग हेडिंग डालेंगे टनल डायोड, टनल डायोड हेडिंग डालेंगे। इसमें बताया जा रहा है एक टनल डायोड, या फिर इससे हम इसाकी डायोड भी बोलते हैं। ये टनल डायोड और इसाकी डायोड, इसाकी डायोड इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसाकी ने इसका खोज किया था, लियो इसाकी नामक वैज्ञानिक ने 1958 में इसका खोज किया था। आगे हम बताएंगे, इसी खोज के कारण उन्होंने 1973 में एक नोबेल प्राइज भी पाया था, तो इसीलिए इसको हम इसाकी डायोड भी बोलते हैं। तो ए टनल डायोड और इसाकी डायोड इज ए टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर डायोड, एक प्रकार का सेमीकंडक्टर डायोड होता है जो कि आप सभी को मालूम है। सेकंड बताया जा रहा है टनल डायोड दैट हैज नेगेटिव रेजिस्टेंस ड्यू टू द क्वांटम मैकेनिक इफेक्ट इज कॉल्ड टनलिंग। अभी हम समझा रहे हैं कि ये है क्या और नेगेटिव रेजिस्टेंस का मतलब क्या है, अभी हम समझा रहे हैं, डोंट वरी। मतलब कहा जा रहा है कि टनल डायोड जो होता है दैट हैज नेगेटिव रेजिस्टेंस, इसके पास नेगेटिव रेजिस्टेंस होता है ड्यू टू क्वांटम मैकेनिकल इफेक्ट, क्वांटम मैकेनिकल इफेक्ट कारण इसके पास नेगेटिव रेजिस्टेंस होता है, जिसे टनलिंग बोलते हैं। इस इफेक्ट क्या बोलते हैं, क्वांटम मैकेनिकल इफेक्ट कारण इसमें नेगेटिव रेजिस्टेंस होता है, जिसे हम बोलते हैं टनलिंग। नेगेटिव रेजिस्टेंस का मतलब क्या है, नेगेटिव रेजिस्टेंस का मतलब क्या है समझिएगा, अगर हम वोल्टेज को इंक्रीज करें तो वो करंट डिक्रीज होने लगे। और ऐसा क्यों होता है, जब अभी हम फिगर में समझाएंगे आपको, वोल्टेज इंक्रीज करेंगे करंट डिक्रीज होने लगेगा, तब समझ में आएगा आपको कि हाँ बात तो अब सही हुई, रिवर्स करंट कैसे शो कर रहा है। तो यही बताया जा रहा है कि इफ वी इंक्रीज वोल्टेज इट डिक्रीज करंट, इसका करंट डिक्रीज होने लगता है। मतलब आप जानते हो ओम लॉ होता है V बराबर IR, वोल्टेज बढ़ाते हो करंट बढ़ना चाहिए, बट यहां पर क्या है, वोल्टेज जब आप बढ़ा रहे हो तो करंट घट रहा है, तो मतलब ओम्स लॉ के पालन नहीं करता, यही हमारा कहलाता है नेगेटिव रेजिस्टेंस। नेक्स्ट पॉइंट बताया जा रहा है टनल डायोड हैज फास्ट स्विचिंग एक्शन, ये फास्ट स्विचिंग एक्शन होता है, मतलब जो स्विच होता है बहुत फास्ट होता है। सो इट यूज इन माइक्रो एप्लीकेशंस, इसलिए ये माइक्रोवेव एप्लीकेशन में यूज होता है, क्योंकि इसका जो वर्किंग है बहुत फास्ट है, बहुत स्विचिंग जो है वो बहुत फास्ट होता है। जो टनल डायोड होता है वो बेसिकली 3 टाइप्स का होता है। टनल डायोड आर बेसिकली 3 टाइप्स। फर्स्ट RTD, जिसे हम बोलते हैं रिजोनेंस टनलिंग डायोड। सेकंड होता है MIM, जिसे हम बोलते हैं मेटल इंसुलेटर मेटल। एंड थर्ड होता है MIIM, जिसे हम बोलते हैं मेटल इंसुलेटर इंसुलेटर मेटल। मतलब ये बेसिकली 3 टाइप हैं, जो कि मेनली 2 टाइप पढ़ा जाता है, रिजोनेंस टनलिंग डायोड एंड मेटल इंसुलेटर मेटल। इसका जो सिंबल होता है, इसका जो सिंबल होता है, सिंबल कुछ होता है ऐसे। सबसे पहले बनाएंगे एक PN जंक्शन डायोड, ये ठीक,
ये रहा हमारा पी एन जंक्शन डायोड, ये हमारा पी है, ये हमारा एन है, चाहे कैपिटल में लिखिए चाहे स्मॉल में। जेनर डायोड क्या होता था, एक ऐसे ये जेनर डायोड, बट अगर हमें टनलिंग डायोड दिखाना होता है तो हम दो के दोनों इसी साइड दिखाते हैं, तो ये हमारा टनलिंग डायोड ऐसे बना रहे तो ये हमारा टनलिंग डायोड का सिंबल है, टनलिंग डायोड, ये हमारा टनलिंग डायोड का सिंबल है। सिंबल आपने देख लिया। अब इसका देखते हैं स्ट्रक्चर, मतलब होता कैसे, जो टनलिंग डायोड होता है वो आखिर में वर्क कैसे करता है, टनलिंग डायोड एग्जैक्टली वर्क कैसे करता है ये पहले जान लेते हैं। सबसे पहले हम पीएन जंक्शन डायोड बनाएंगे, क्योंकि जितने भी डायोड हम पढ़ रहे हैं सब पीएन जंक्शन डायोड हैं, एक प्रकार से सब के सब पीएन जंक्शन डायोड हैं, जितने भी डायोड हम पढ़ रहे हैं। ये हमारा पीएन जंक्शन डायोड है, ये हमारा पी, ये हमारा एन। इसमें जो डोपिंग होती है ध्यान से समझिएगा, डोपिंग इज वेरी हाई, डोपिंग जो होती है वेरी हाई होती है, लगभग 10⁻24 से 25 पर मीटर, मतलब 1 मीटर में 10⁻24 या 10⁻25 एटम की डोपिंग की जाती है, मतलब इतने एटम्स इंप्योरिटी एटम से मिलाए जाते हैं। मतलब जो डोपिंग होती है यहाँ पर, डोपिंग इज नियरली इक्वल टू 10⁻24 और 25 पर मीटर, ये बताया जा रहा है। 24 - 25 नहीं है, 24 से 25 के बीच में हर 1 मीटर रीजन में 10⁻24 एटम होंगे, इंप्योरिटी एटम, ये चीज बताया जा रहा है ना, बहुत इंटरेस्टिंग। सेंटीमीटर में निकाल लो, सेंटीमीटर में 1 मीटर में इतने, 1 सेंटीमीटर में कितने हो जाएंगे, इसका 100 भाग कम, मतलब 10⁻22, सोच लो 10⁻22 बहुत बहुत हाई होते हैं। 10⁻22 मतलब 1 × 10⁻22, 10 × 10 × 10 × 10 ऐसे करते चले जाओ 22 बार। बहुत 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 हैवीली डोपिंग होते हैं, बहुत एक्सट्रीमली हैवी डोपिंग इसे बोल सकते हैं हम, एक्सट्रीमली हैवी डोपिंग, एक्सट्रीमली हैवी डोपिंग। जब एक्सट्रीमली हैवी डोपिंग होती है तो बहुत ही पास होल्स होंगे, बहुत ही हैवीली डोपिंग है, देख पा रहे हो ना आप कितना हैवी डोपिंग है, बहुत कम जगह बचा है इसमें। तो इसी प्रकार इलेक्ट्रॉन्स भी होंगे बहुत ही हैवीली। तो आप देख पा रहे हैं जो डोपिंग है वो बहुत एक्सट्रीमली हाई है। तो इसके कारण जो पोटेंशियल बैरियर होगा और जो डिप्लेशन लेयर होगा, डिप्लेशन लेयर की जो विड्थ होगी, विड्थ ऑफ डिप्लेशन लेयर इज नियरली इक्वल टू 100 एंगस्ट्रॉम, बहुत पतली हो जाएगी, वेरी 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 नैरो। यहां पर बता सकते हो, यहां पर बता सकते हो ये विड्थ होगी वेरी नैरो, जो कि आप अभी देख पा रहे हैं 100 एंगस्ट्रॉम। 100 एंगस्ट्रॉम का मतलब समझ रहे हो, 10⁻8 मीटर। सोच लो 10⁻8 मीटर कितना छोटा होगा, बहुत 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 पतला क्षेत्र बन जाएगा। ये डिप्लेशन रीजन जो होगा ये बहुत पतला होगा, देख पा रहे हैं ना, अदरवाइज के कंपैरिजन में कितना पतला है। डिप्लेशन रीजन कितना है, लगभग 100 एंगस्ट्रॉम, बहुत पतला। तो क्योंकि हैवी डोपिंग है, आप इसको फॉरवर्ड बायस में कनेक्ट करते हो, इसे आप फॉरवर्ड बायस में कनेक्ट करते हो। इसको हटा दें, इसको नोट कर लिए, इसे आप कनेक्ट करते हो फॉरवर्ड बायस में, रिवर्स बायस में ये कनेक्ट नहीं किया जाता, ये हमारा फॉरवर्ड बायस में कनेक्ट किया जाता है। ऑलवेज ध्यान समझिएगा, फॉरवर्ड बायस में कैसे। फॉरवर्ड बायस क्या होता है, पी को पॉजिटिव से एंड एन को निगेटिव से, पी को पॉजिटिव को और एन को निगेटिव से, ये पॉजिटिव एंड निगेटिव। अब क्या होगा, जब ये पॉजिटिव है और वो निगेटिव है, ये पॉजिटिव और ये निगेटिव हुआ, क्या एक आप डिटेक्टर भी लगा सकते हैं इधर, कोई दिक्कत नहीं करंट को डिटेक्ट करने के लिए। तो ये पॉजिटिव क्या करेगा, पी को अंदर की तरफ प्रेशर करेगा, मतलब इस डिप्लेशन लेयर पर अंदर की तरफ फोर्स लगेगा एक प्रकार से। निगेटिव क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को अंदर की तरफ
फोर्स करेगा, ये अंदर की तरफ फोर्स करेगा। जब अंदर की तरफ फोर्स करेगा तो डिप्लेशन लेयर विल बी वेरी नैरो। तो डिप्लेशन लेयर क्या हो जाएगी, डिप्लेशन लेयर विल बी एक्सट्रीमली नैरो। जो डिप्लेशन लेयर हो जाएगी वो बहुत 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 पतली हो जाएगी, और डिप्लेशन लेयर बहुत पतली होने के कारण जो इलेक्ट्रॉन्स हो गए वो पेनिट्रेट कर जाएंगे, उसके अंदर से घुस के निकल जाएंगे, मतलब उसमें होल करके निकल जाएंगे। इतनी पतली होगी कि उधर से इलेक्ट्रॉन पास हो जाएंगे, उनको किसी वायर से जाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, इधर से पहले इधर पास हो जाएंगे, फिर ये पॉजिटिव वाला इधर खींच लेगा, ऐसे ऐसे मूव करना स्टार्ट कर देंगे, ये चीज है। एंड ड्यू टू विच and electrons penetrate मतलब उन्हें बहुत काइनेटिक एनर्जी की आवश्यकता नहीं है वोल्टेज बढ़ाने की। इधर ये नहीं है कि आप वोल्टेज बढ़ाओगे तभी जा पाएंगे, वोल्टेज एक बार बढ़ाओगे क्योंकि बहुत ही पतला है तुरंत कैंसिल हो जाएगा, लगभग बहुत पतला हो जाएगा और ये जाना स्टार्ट कर देगा। इलेक्ट्रॉन पेनिट्रेट डिप्लेशन लेयर and arrive other कंपार्टमेंट बोल सकते हैं, कंपार्टमेंट, अदर कंपार्टमेंट में पहुंच जाते हैं। समझ में आया ना, क्लियर हुआ कैसे होता है? तो यहां पर बताया जा रहा है, एक बार आप समझ लेंगे, द डोपिंग कंसंट्रेशन इज एक्सट्रीमली हाई, लगभग 10⁻24 से 10⁻25 मीटर। ड्यू टू हैवीली डोपिंग द डिप्लेशन लेयर इज वेरी 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 नैरो, लगभग 100 एंगस्ट्रॉम, और हेंस लेस एनर्जी इलेक्ट्रॉन इजिली पेनिट्रेट द डिप्लेशन लेयर, मतलब जो कम एनर्जी के इलेक्ट्रॉन होंगे वो भी पेनिट्रेट कर जाएंगे आसानी से, इनको बहुत ज्यादा काइनेटिक एनर्जी की आवश्यकता नहीं है। दिस टाइप ऑफ पेनिट्रेशन ऑफ ए हायर पोटेंशियल बैरियर विथ सब एटॉमिक पार्टिकल इज नोन एज टनल इफेक्ट। तो ये जो इफेक्ट बताया जा रहा है ये क्या कहा जाएगा, हमारा टनल इफेक्ट कहलाया जाएगा। समझ में आया, क्लियर है? अब हेडिंग डालेंगे इसका VI कैरेक्टरिस्टिक्स। VI कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है? VI कैरेक्टरिस्टिक्स में देखेंगे, द शेप ऑफ द कर्व ऑफ ए टनल डायोड इज क्वाइट डिफरेंट फ्रॉम दैट ऑफ ए नॉर्मल पीएन जंक्शन डायोड। जो कर्व है इसका वो बहुत डिफरेंट है, अभी हम चल के देखेंगे, अभी हम आपको दिखाएंगे कि जो कर्व बना रहा है वो नॉर्मल पीएन जंक्शन डायोड से कितना ज्यादा डिफरेंट है, अभी आपको समझ में आ जाएगा। सबसे पहले आप देखेंगे जब इसमें रिवर्स वोल्टेज अप्लाई किया जाएगा, ये क्या सर आप तो फॉरवर्ड वोल्टेज अप्लाई कर दिए, किया जाएगा, डोंट वरी, अभी पहले समझो तो। पहले जब रिवर्स में करेंगे तो मिला क्या, हम ऐसा तो जाने नहीं क्यों फॉरवर्ड ही करके हमें सर देख लिए, पहले हम रिवर्स किए थे, रिवर्स करने से हमें क्या मिला। तो व्हेन ए रिवर्स बायस वोल्टेज इज अप्लाइड टू द टनल डायोड इट कंडक्ट एंड दस देयर इज नो रीजन ऑफ हाई रिवर्स रेजिस्टेंस, वहां पर कोई रीजन ही नहीं होगा हाई रिवर्स रेजिस्टेंस का। It is on account of the heavily doping of the PN semiconductor in a tunnel diode that there is no reverse blocking and the diode appears to be broken down from any reverse voltage। मतलब यहां पर बताया जा रहा है कि रिवर्स वोल्टेज, सिंपल से समझिए कि रिवर्स वोल्टेज जब अप्लाई होगा तो ये एक प्रकार से नष्ट हो जाएगा, एक प्रकार से ये हैवीली डोपिंग, इतना ज्यादा हैवीली डोपिंग की गई, आप रिवर्स वोल्टेज करोगे तो काइनेटिक एनर्जी के कारण इतना ज्यादा तेजी से इलेक्ट्रॉन्स प्रोड्यूस होंगे, खत्म हो जाएगा, बहुत ज्यादा डोपिंग की गई है। और क्योंकि रीजन जो है बहुत पतला है, और जब हम फॉरवर्ड बायस अप्लाई करते हैं जो कि आपको हमने समझाया एग्जैक्टली, रिवर्स बायस आप करोगे, करके देखा भी गया बट सफल नहीं हुआ, तब फॉरवर्ड बायस किया गया। एज सुन एज ए फॉरवर्ड बायस इज अप्लाइड, जब हम इसी प्रकार फॉरवर्ड बायस अप्लाइड करते हैं तो क्या होता है, टनल डायोड पास ए कंसीडरेबल करंट विच क्विकली रीच टू इट्स पीक वैल्यू। मतलब क्या होगा कि जब आप फॉरवर्ड बायस अप्लाई करोगे तो ये बहुत पतला है ऑलरेडी, और भी थोड़ा सा पतला हो जाएगा क्योंकि ये ऑलरेडी इसको पुश कर रहा है। तो
तो तुरंत ही जितने भी इलेक्ट्रॉन्स होंगे, जितने भी पॉसिबल इलेक्ट्रॉन होंगे, सब ये होल पर शिफ्ट हो जाएंगे और होल को यहां पर भर देंगे जो, और यहां से इलेक्ट्रॉन्स ऐसे मूव करना चालू कर दिए। देखो इलेक्ट्रॉन्स आए ऐसे मूव करना स्टार्ट कर दिए। जब इलेक्ट्रॉन्स ऐसे मूव कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन्स ऐसे मूव कर रहे हैं, तो करंट किधर मूव करे? करंट हमारे इधर मूव करना स्टार्ट कर देगा क्लॉकवाइज। समझ पा रहे? एकाएक सारे इलेक्ट्रॉन्स इसमें शिफ्ट हो जाएंगे, जिसके कारण जो करंट है वो पीक पर पहुंच जाएगा, जस्ट हाइट पर। लेकिन आफ्टर सम टाइम जब वो हाई पर पहुंचेगा, क्योंकि सारे इलेक्ट्रॉन्स यहां पर आ गए हैं, अब जो इलेक्ट्रॉन आ रहा है कुछ ना कुछ इलेक्ट्रॉनों के बीच रिपल्सन भी होगा। समझिएगा ध्यान से। मान लो आधे इलेक्ट्रॉन्स इसमें चले आए, आधे इलेक्ट्रॉन पहले इनको फिल कर दिए, अब जो इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं उसमें क्या हो रहा है? रिपल्सन भी हो रहा है। तो जो करंट का मात्रा होगी, मतलब जो करंट फ्लो हो करना होगा, क्योंकि अब इलेक्ट्रॉन्स आने नहीं दे रहे हैं, इसको रिपेल कर रहे हैं, तो करंट घट जाएगा, करंट घट जाएगा। फिर जैसे ही हम वोल्टेज बढ़ाएंगे, जैसे जैसे वोल्टेज बढ़ाएंगे इनकी काइनेटिक एनर्जी भी बढ़ेगी, फिर ये जाना स्टार्ट कर देते हैं। आइए देखते हैं मतलब है क्या। ये रहा हमारा, ये हमारा फॉरवर्ड वोल्टेज होता है और ये फॉरवर्ड करंट, सॉरी आप चाहे जैसे वोल्टेज इसको भी बना सकते हो, लेकिन आपको ग्राफ चेंज हो जाएगा। ये फॉरवर्ड करंट होता है, आई एफ लिख दें, और ये फॉरवर्ड वोल्टेज होता है, वी एफ लिख दें। ये रिवर्स वी आर और ये रिवर्स करंट आई आर। ठीक, ये फॉरवर्ड बायस है। सबसे पहले जैसे ही आप थोड़ा सा वोल्टेज इंक्रीज करो, मतलब थोड़ा सा ही वोल्टेज इंक्रीज करो, करंट तुरंत पीक पर पहुंच जाता है। समझ पा रहे हैं? थोड़ा सा ही वोल्टेज बढ़ाया हमने, थोड़ा सा ही वोल्टेज बढ़ाया, जितने भी अधिकतर इलेक्ट्रॉन्स थे वो इसमें पहुंच गए और तुरंत ही शिफ्टिंग स्टार्ट कर दिए, और ये करंट जो हमारा है बहुत हाई हो जाता है। बट आफ्टर सम टाइम हम देखिए, थोड़ा सा ही वोल्टेज बढ़ाने पे ये कार्यक्रम हुआ था। आफ्टर सम टाइम जब इलेक्ट्रॉन्स इसमें शिफ्ट हो गए, और भी जो इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं उनको अब रिपेल करने लगे, करंट की वैल्यू कम होने लगी, क्योंकि इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन कम हो गया, इलेक्ट्रॉन यहां से यहां जाना बंद हो गए, क्योंकि ये रिपेल कर रहे हैं। आना नहीं, ठीक नहीं होगा, यहां से यहां इलेक्ट्रॉन्स मूव करना बंद हो गए, करंट फ्लो बंद हो जाएगा, बंद नहीं एक प्रकार से बहुत कम हो जाएगा, और ये फिर धीरे 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 वैली पे आ जाएगा, मतलब गहराई, मतलब ग्राफ हमारा वैली में हो जाएगा। फिर जब आप वोल्टेज इंक्रीज करो, हम देखिए जब यहां पर ऐसी समस्या खड़ी हो गई कि अब यहां पर इलेक्ट्रॉन्स मूव नहीं कर पा रहे, करंट की वैल्यू कम होने लगी, तो वोल्टेज इंक्रीज कर दिया गया। वोल्टेज जब इंक्रीज किया गया तो ये में क्या होंगे? काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी। ये भले रिपेल कर रहे हैं तो इनकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ रही है, ये रिपेल करने के बाद भी आना स्टार्ट कर दिए रहे हैं, क्योंकि अब इनके पास एनर्जी है। ये कहेंगे नहीं हम आएंगे, हमारे पास है एनर्जी। ये रिपेल कर रहे हैं, आना नहीं, लेकिन ये इसमें से कुछ न कुछ इलेक्ट्रॉन जिसकी एनर्जी बढ़ती जा रही है वो भागते चले जा रहे हैं। तो अब एकाएक नहीं जा रहे हैं, मतलब क्योंकि ये रिपेल कर रहा है, इधर से हम वोल्टेज बढ़ा रहे हैं, इनकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ रही है, काइनेटिक एनर्जी बढ़ रही है, तो इसमें से जिसकी काइनेटिक एनर्जी हाई हुई वो कूद के भाग गया, जिसकी काइनेटिक एनर्जी हाई हुई वो भाग गया, जिसकी काइनेटिक एनर्जी हाई हुई वो भाग गया। तो मतलब रैंडमली जा रहे हैं, ऐसा नहीं है कि अब तुरंत ही सारे इलेक्ट्रॉन्स चले गए जैसे पहली बार गए थे, नहीं, अब रैंडमली जा रहे हैं। अब धीरे धीरे वोल्टेज बढ़ाओ, धीरे धीरे करंट बढ़ेगा, ये इसकी वैल्यू आई। और अगर हम देखें इसकी वैल्यू, ये चीज ये यहां पर, और ये हमारा बनेगा कुछ यहां पर, ये जो है हमारा ये हमारा हाई, मतलब पीक वोल्टेज बोल सकते हैं, पीक वोल्टेज, और ये हमारा पीक करंट होगा, पीक करंट। पीक मतलब चोटी होती है, सबसे हाई पर पहुंच गया। और ये क्या है? वैली वोल्टेज है, वैली वोल्टेज, और ये हमारा है वैली करंट। नोट डाउन कर लीजिए। और देख पा रहे हैं डिफरेंट है कि नहीं है? नॉर्मल पीएन जंक्शन डायोड का कैसे बनता था? कुछ ऐसे, ये ऐसे ये बनता था। ये बहुत डिफरेंट है, ग्राफ बहुत डिफरेंट है। ठीक, समझ में आया कि नहीं आया? क्लियर हुआ कैसे है? नोट डाउन कर लीजिए। नोट कर लिए? क्लियर होता है?
समझ में आया? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। आगे इसमें लिखेंगे फॉरवर्ड करंट इन ए टनल डायोड। टनल डायोड में जो फॉरवर्ड करंट होता है इज द सम ऑफ टू कंपोनेंट्स, वो सम होता है दो कंपोनेंट का, ड्यू टू द डिफरेंट मैकेनिज्म, डिफरेंट मैकेनिज्म के कारण। फर्स्ट हमारा नॉर्मल इंजेक्शन करंट और सेकंड टनल करंट। मतलब जो फॉरवर्ड करंट होता है वो नॉर्मल इंजेक्शन करंट और टनल करंट के सम के बराबर होता है। अब पहले तो ये समझ लेते हैं नॉर्मल इंजेक्शन करंट क्या होता है एंड टनल करंट क्या होता है। नॉर्मल इंजेक्शन करंट क्या होता है कि इट अराइज फ्रॉम एन एक्सटर्नल वोल्टेज विच प्रोड्यूस द पोटेंशियल बैरियर अक्रॉस द डिप्लेशन रीजन। मतलब ये एराइज होता है फ्रॉम एक्सटर्नल वोल्टेज, जो एक्सटर्नल वोल्टेज दिया जा रहा है उसके कारण जो करंट उत्पन्न हो रहा है वो हमारा नॉर्मल इंजेक्शन करंट होता है। एंड टनल करंट जो है इट इज ए टनल डायोड ड्यू टू द हैवी डोपिंग एंड डिप्लेशन लेयर इज वेरी नैरो ड्यू टू द विच चार्ज कैरियर पेनिट्रेट ऑन अदर साइड। मतलब ये बताया जा रहा है जो नॉर्मल इंजेक्शन करंट होगा, सिंपली यहां पर इसमें बताया गया टनल डायोड के लिए जो फॉरवर्ड करंट होगा, मतलब ये कहा जा रहा है फॉरवर्ड करंट इज इक्वल टू द सम ऑफ किसके करंट, एक नॉर्मल इंजेक्शन करंट, नॉर्मल इंजेक्शन करंट, नॉर्मल इंजेक्शन करंट प्लस टनल करंट, ये दोनों के सम के बराबर होता है। नॉर्मल इंजेक्शन करंट क्या होता है, ड्यू टू द एक्सटर्नल वोल्टेज, एक्सटर्नल जो आप बैटरी लगाए हो जो करंट ये प्रोड्यूस कर रहा है, जो बैटरी करंट प्रोड्यूस कर रहा है वो नॉर्मल इंजेक्शन करंट कहलाता है। और जो ये इलेक्ट्रॉन्स पेनिट्रेट करके इसमें जा रहे हैं उसके कारण, इलेक्ट्रॉनों के मूवमेंट के कारण जो इलेक्ट्रॉन पेनिट्रेट होकर के जा रहे हैं वो हमारा टनल करंट कहलाएगा। सिंपल सी चीज है, सिंपल सा फंडा है। अब हेड डालेंगे इसका एप्लीकेशन जो कि हमारे क्वेश्चन में पूछा गया था, एप्लीकेशन भी इसका बताइए, तो हेड डालेंगे एप्लीकेशन। ए टनल डायोड हैविंग ए नेगेटिव रेजिस्टेंस रीजन विल जनरेट पावर इफ ऑपरेटेड ओवर द रीजन, देयरफॉर टनल डायोड कैन फर्दर एज एन एम्पलीफायर एंड ऑसिलेटर। मतलब एप्लीकेशन में देखेंगे कि ये कहां कहां यूज होता है। इसका यूज किया जाता है एम्पलीफायर के रूप में, मतलब एम्पलीफायर में भी ये यूज होता है, मतलब टनल डायोड जो होता है एम्पलीफायर में यूज होता है एंड ओसिलेटर में भी इसका यूज किया जाता है। सेकंड देख लेते हैं, सिंस द टनलिंग मैकेनिज्म टेक प्लेस एट द स्पीड ऑफ लाइट। मतलब जो पेनिट्रेट हो रहा है, इलेक्ट्रॉन्स पेनिट्रेट होकर होल में जा रहा है, इसकी स्पीड इतनी ज्यादा होती है, मतलब द वेलोसिटी ऑफ लाइट के कंपैरिजन में होती है। वाह, इतनी स्पीड से मूव करके जाता है। जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो होल्स में जो जा रहे हैं, वेलोसिटी ऑफ लाइट इतनी स्पीड से जा रहे हैं, और स्पीड से जाने के कारण ये टनल डायोड इज यूज्ड एज ए स्विचिंग डिवाइस इन कंप्यूटर एज ए स्विचिंग टाइम इन नैनो सेकेंड। मतलब जो कंप्यूटर में जो टाइम बताता है ना नैनो सेकेंड में, कितनी तेजी बताता है। और ऐसे क्यों पॉसिबल हो पाया, क्योंकि टनलिंग जो हो रहा है, टनलिंग इफेक्ट मतलब जो पेनिट्रेट हो रहे हैं इलेक्ट्रॉन्स वो स्पीड ऑफ लाइट के बराबर है इसकी स्पीड, इसलिए कंप्यूटर्स में इसका यूज होता है स्विचिंग डिवाइस के रूप में। मतलब नैनो सेकेंड में कोई स्विच करना हुआ वो कर जाता है स्विचिंग टाइम। और टाइम स्विच करने में जैसे नैनो सेकेंड में जो टाइम स्विच होता है वो टनलिंग डायोड का ही यूज करके किया जाता है। जो टाइम आप देखते हो ना नैनो सेकेंड में भागता है, तो सेकेंड होता है 1 2 3 4, और 1 और 2 के बीच में देखो 100 तक काउंट कर जाता है वो, दैट इज ए नैनो सेकेंड। ठीक, थर्ड बात कर रहे हैं। थर्ड क्या है, ड्यू टू इट्स एक्सट्रीमली स्मॉल कैपेसिटेंस एंड इंडक्टेंस। इसका एक बहुत ही स्मॉल कैपेसिटेंस और इंडक्टेंस होने के कारण ये टनल डायोड इज यूज्ड एज ए माइक्रोवेव ओसिलेटर एट ए फ्रिक्वेंसी ऑफ अबाउट 10 गीगाहर्ट्ज। मतलब कैपेसिटेंस जितना कम होगा उतना ज्यादा गीगाहर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी बनाएगा। ये तो कहा जा रहा है ना कि ड्यू टू इट्स एक्सट्रीमली स्मॉल कैपेसिटेंस
इसका एक्सट्रीमली स्मॉल कैपेसिटेंस, मतलब एक्सट्रीम में बहुत ज्यादा स्मॉल कैपेसिटेंस होता है, इसका कैपेसिटेंस भी बहुत ज्यादा स्मॉल है और इंडक्टेंस भी बहुत ज्यादा स्मॉल है। कैपेसिटेंस और इंडक्टेंस इसका बहुत, टनलिंग इफेक्ट जो आप देख रहे हो टनलिंग डायोड का, जो कंडक्टेंस होता है और इंडक्टेंस होता है, दो के दोनों बहुत ज्यादा स्मॉल होते हैं और जिसका जितना ज्यादा इस्तेमाल होता है वो उतनी अच्छी फ्रीक्वेंसी का बनाता है। मतलब देन टनल डायोड इज यूज्ड एज ए माइक्रोवेव ओसिलेटर, ये एक माइक्रोवेव ओसिलेटर के रूप में यूज किया जाता है क्योंकि इसका कैपेसिटेंस और इंडक्टेंस बहुत ही सूक्ष्म है। एट ए फ्रिक्वेंसी ऑफ अबाउट 10 गीगाहर्ट्ज, मतलब ओसिलेटर के रूप में यूज किया जाता है 10 गीगाहर्ट्ज की फ्रिक्वेंसी पर, मतलब बहुत हाई, गीगाहर्ट्ज में बात की जा रही है, हर्ट्ज में नहीं, गीगाहर्ट्ज में। पहले तो होती है मेगाहर्ट्ज, जिसे आप देखते हो ना, जो आप नाम सुने होंगे कि मेगाहर्ट्ज का, हाँ इवन नाम आप सुने होंगे रैम में, अगर आपको कंप्यूटर के बारे में नॉलेज होगा, वैसे भी आप लोगों को कंप्यूटर के बारे में नॉलेज होगा ही, रैम के बारे में सुने होंगे। जैसे रैम होता है ना, आप लैपटॉप यूज करते हो, आपके लैपटॉप में कितने मेगाहर्ट्ज की रैम लगी होती है, 3200 मेगाहर्ट्ज, 2900 मेगाहर्ट्ज। कई लैपटॉप में जो कुछ एंट्री लेवल के लैपटॉप्स होते हैं उनमें 2400 मेगाहर्ट्ज की लगा देते हैं, जिसकी स्पीड स्लो हो जाती है। 2600 मेगाहर्ट्ज, इवन अभी आप देख रहे हैं मैकबुक एयर आया या प्रो आया, उसमें 4400 मेगाहर्ट्ज की रैम लगी है। दैट इज ऑसम फास्ट, बहुत फास्ट है। तो मेगाहर्ट्ज है ये, और ये यूज होता है गीगाहर्ट्ज में। सोचो मेगा से भी कितना हाई है। जैसे आप देखते हो ना 1 मेगाबिट 1 MB, और 1 गीगाबिट कब होता है, या गीगाबाइट, बिट और बिट बाइट में अंतर है। हमें इधर कंप्यूटर नहीं पढ़ा रहे हैं, मतलब आपको सिर्फ समझाने के लिए गीगाहर्ट्ज और मेगाहर्ट्ज में। तो वैसे आप देख रहे हो 1 MB, तो वैसे 1 गीगाहर्ट्ज है, तो 1 गीगाहर्ट्ज में 1024 MB होती है ना, वैसे ये भी है 1 गीगाहर्ट्ज। सोचो मेगाहर्ट्ज का मतलब 1000 मेगाहर्ट्ज के बराबर होगा गीगाहर्ट्ज। दैट इज ए वेरी 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 हाई फ्रिक्वेंसी पे इसका यूज होता है, क्योंकि इसका इंडक्टेंस और कैपेसिटेंस बहुत ही लो होता है, बहुत ही कम होता है। सो नोट डाउन करें, सब लोग नोट डाउन करेंगे, नोट डाउन कर लिए, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। अगला जो हमारा लेक्चर आएगा, ध्यान से समझिएगा, अगला जो लेक्चर होगा वो हमारा लगभग ये कंप्लीट लेक्चर होगा। आधा हमने पढ़ा दिया इस चैप्टर का, आधा हमने इस लेक्चर में आधा कंप्लीट कर दिया। 2-3 क्वेश्चंस हुए बहुत इंपॉर्टेंट। सबसे पहले हमने पढ़ा क्या, जेनर ब्रेकडाउन के बारे में एंड एवलांच ब्रेकडाउन के बारे में, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, आपके 60 आंसर में पूछे जाते हैं। जैसे पूछ लिया गया व्हाट डू यू मीन बाय जेनर ब्रेकडाउन, या व्हाट डू यू मीन बाय एवलांच ब्रेकडाउन, याद कर लेना, सिंपल है, हमेशा के लिए याद रहेगा। जेनर ब्रेकडाउन में क्या होता है, एवलांच में क्या होता है। एवलांच में उतनी हैवी डोपिंग होती नहीं है, जेनर ब्रेकडाउन में बहुत ज्यादा हैवी डोपिंग हो जाती है ना। अब इसके इतना नहीं होती है, फिर भी बहुत हैवी डोपिंग होती है, लगभग 10⁸ या 10⁻10 पर मीटर एटम्स की डोपिंग होती है। यहाँ पर 10⁻24 या 25 पर मीटर है, तो वहां पर लेकिन फिर भी हैवी डोपिंग है, हैवी डोपिंग होती है, जिसके कारण क्या होता था, डिप्लेशन लेयर कम हो जाए, उसमें एवलांच वाले डिप्लेशन लेयर ज्यादा होती थी, ज्यादा करंट की एनर्जी से मूव करता था, हीट ज्यादा जनरेट होता था और करंट भी उत्पन्न हो जाता था, जिसके कारण वो फ्लॉप हो गया। फिर हमारा जेनर वाला हमारा सक्सेस था। ये एक प्रकार से हीट कम जनरेट करता था, हीट कम जनरेट करता था, और ऊपर से टेम्परेचर भी इसका बहुत इंक्रीज नहीं होता था। आपका टेम्परेचर अगर जैसे जैसे इंक्रीज होता था, इसका वोल्टेज घटता जाता था, ये पॉसिबिलिटी थी। फिर हमने पढ़ा जेनर डायोड के बारे में। जेनर डायोड क्या होता है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। जो क्वेश्चन पूछा गया व्हाट डू यू मीन बाय जेनर डायोड, इसका वर्किंग बताइए, कंस्ट्रक्शन बताइए, और इसका भी ग्राफ बताइए, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी पढ़ लीजिएगा आप लोग। और टनल जो इफेक्ट है, ये टनल डायोड, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, काफी बार पूछा गया था, हमने देखा, इसीलिए हम इस पे इंपॉर्टेंट का मार्क लगवा रहे हैं। ये बहुत 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 इंपॉर्टेंट ये भी था। मतलब जेनरल जैसे मान लीजिए इस चैप्टर से अगर क्वेश्चन पूछा गया, या तो आपका स्मॉल में तो ये आएगा, दोनों में से कुछ ना कुछ, चाहे आपका एवलांच ब्रेकडाउन आ जाए, चाहे आपका जेनरल ब्रेकडाउन आ जाए। फिर अगर लॉन्ग में पूछा गया, तो लॉन्ग में से इन दोनों में से एक क्वेश्चन आ सकता है, पॉसिबिलिटी है। लॉन्ग में अगर आया तो दोनों में से एक आएगा, दोनों में से कौन से,
एक तो या तो जेनर डायोड वाला पूछा जा सकता है, एक तो ये टनल डायोड वाला पूछा जा सकता है, जो कि बहुत सिंपल है, आपको याद हो गया होगा। वो वाला रिवर्स बायस में होता था कंडीशन, और ये हमारा फॉरवर्ड बायस में होता है। आगे जो आएगा हम पॉइंट कांटेक्ट डायोड पढ़ेंगे अभी, इसके बाद हम पॉइंट कांटेक्ट डायोड पढ़ेंगे, फिर हम फोटो डायोड पढ़ेंगे, फिर पिन फोटो डायोड पढ़ेंगे। कुल सब डायोड ही पढ़ना है इस चैप्टर में, पूरा डायोड ही पढ़ना है, क्योंकि आपके चैप्टर का ही नाम है स्पेशल पर्पस डायोड, डायोड ही पढ़ेंगे। जैसे आप पॉइंट कांटेक्ट डायोड पढ़ोगे, फिर आप फोटो डायोड पढ़ोगे, फिर आएगा पिन फोटो डायोड आएगा ना, आफ्टर इट लाइट इमिटिंग डायोड आएगा, एग्जैक्टली एलईडी की बात की जाएगी, जो कि हमारी इस रूम में भी लगी हुई है, आप सबके रूम में लगी हुई है एलईडी, जो कि कम स्पेस लेती है, प्रकाश ज्यादा करती है। एक छोटा सा बल्ब ले लो, अगर आप 50 वाट का बल्ब एक एलईडी बल्ब लगा दो, फिर देखो उसकी लाइट कितनी ज्यादा लाइट देता है। 100 वाट का एक बल्ब लगा दो, छोटा सा ही बल्ब आता है, इतना बड़ा सा, इतना बड़ा, हालांकि 7 वाट वाले कंपैरिजन बड़ा होता है, लेकिन फिर भी कितना स्पेस लेता है, छोटा सा स्पेस, उसको लगा दो, देखो कितना प्रकाश होता है एलईडी में। इसलिए एलईडी, इवन ये एलईडी जो थी हमारी बाइक वगैरह में भी यूज की जाती है, कार में यूज की जाती है, कितनी ज्यादा प्रकाश करती है। तो ये एलईडी के बारे में भी हम पढ़ेंगे। एलईडी के बाद हम एक टॉपिक और है हमारा टर्मिस्टर, जो कि लास्ट टॉपिक होगा। टॉपिक सिंपल है, पूरा चैप्टर का टॉपिक ही एक प्रकार से याद है। क्या सबसे पहले हमने पढ़ा अभी जेनर ब्रेकडाउन, एवलांच ब्रेकडाउन, जेनर डायोड, टनल डायोड, फिर हम पढ़ेंगे पॉइंट कांटेक्ट डायोड, फिर हम पढ़ेंगे फोटो डायोड, पिन फोटो डायोड, आफ्टर इट हमारा आएगा एलईडी मतलब लाइट इमिटिंग डायोड, एंड लास्ट टर्मिस्टर। बस चैप्टर फिनिश। चलेंगे फिर तीसरे चैप्टर पे, मिलते हैं इसी तरह के और इंटरेस्टिंग वीडियोस के साथ। टिल देन बढ़िया से पढ़ाई करें, और उम्मीद करते हैं आप लोग इसी तरह मेहनत करते रहेंगे। और काफी बच्चे कमेंट कर रहे हैं सर जल्दी कंप्लीट कर दिए, डोंट वरी मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी का जो चैप्टर है वो कंप्लीट पूरा करा जाएगा, और सिलेबस आपका एकदम समय से कंप्लीट भी हो जाएगा। बात है केमिस्ट्री की, केमिस्ट्री की क्लासें भी मैं नहीं ले पा रहा हूँ, इसी के कारण ये चैप्टर जल्दी से जल्दी मैं कंप्लीट करने की कोशिश कर रहा हूँ। ये चैप्टर जैसे ही कंप्लीट हुआ सेकंड चैप्टर, तुरंत ही हम फिजिकल केमिस्ट्री पे ध्यान देंगे, वो भी बहुत जल्दी जल्दी कंप्लीट की जाएगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बढ़िया से पढ़ाई करें। ऑल द वेरी बेस्ट।